नमस्ते जी, नमस्ते। क्या हाल चाल है आपके? सर जी हम तो बहुत अच्छे हैं, आप बताइएगा। हम भी बहुत बहुत बढ़िया हैं। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। आगे की कार्यवाही शुरू करें? यस सर। छोटा सा चैप्टर है आपका ट्रांजिट और ट्रांसशिपमेंट का। क्या मामला है इसका? देखिए, ये आपका इंडिया है। पूरा कस्टम लॉ इसी नक्शे के आसपास घूमता रहता है आपका, ठीक है। यह आपका ये यूएसए हो गया, ठीक है। तो पहले बात करते हैं ट्रांसशिपमेंट की। मान लीजिए आप, हमारा जो ये कस्टमर है दरअसल वो यहाँ का रहने वाला है, ठीक है। लेकिन जो शिप आ रही है, ये शिप आएगी सिर्फ और सिर्फ अपनी बॉम्बे कस्टम पोर्ट तक ये आ पाएगी। तो बहुत सारी शिपिंग कंपनियां ऐसा करती हैं कि वो ग्लोबल सर्विस प्रोवाइड कराती हैं। वो कहती हैं आप इंडिया में कहीं भी डिलीवरी ले लो, हमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमारे बाकी शिपिंग कंपनी से, शिपिंग लाइन से टाई अप बने हुए हैं। तो उसमें क्या होता है कि जो जहाज़ होता है पहले यहाँ से यहाँ तक आता है, फिर यहाँ पर माल अनलोड होता है और दूसरा शिप ये पहली वाली शिपिंग कंपनी ही अरेंज करती है। उसमें फिर ये रीलोड होता है और रीलोड होकर ये अगली डेस्टिनेशन पे चला जाता है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ से ये किसी दूसरे कंट्री को ही चला जाए, श्रीलंका को ही चला जाए। ऐसे केस में कस्टम के प्रोविजंस क्या बात करते हैं? दिस सिचुएशन इज कॉल्ड गुड्स इन ट्रांसशिपमेंट, यानी ट्रांसफर इन अनदर शिप। यहाँ से वर्ड बना है ट्रांसशिपमेंट। तो इसमें आपका आता है सेक्शन नंबर 54 सबसे पहले यहाँ देखने को मिलेगा, और वो ये कहता है कि इस पर आपको इम्पोर्ट ड्यूटी पे करने की ज़रूरत नहीं है। सेक्शन नंबर 46 यहाँ पर आकर ये कहता है कि इसमें आपको ना बिल ऑफ एंट्री फाइल करने की भी ज़रूरत नहीं है। जब ड्यूटी ही नहीं भरनी है तो बिल ऑफ एंट्री का ही हम क्या करेंगे, ठीक है। हाँ, पोर्ट ड्यूज़ वगैरह, हाँ पोर्ट ड्यूज़ तो यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है पे करने पड़ेंगे, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दूसरा, अगर इसका डेस्टिनेशन अगला वाला यहाँ पर आता है इंडिया के अंदर, तो इस पर सारे कार्य इसके किए जाएंगे। इम्पोर्ट ड्यूटी यहाँ पे होगी, सारे संस्कार इसके यहाँ पर पूरे किए जाएंगे और बिल ऑफ एंट्री भी आपकी यहीं पर फाइल करी जाएगी। और लेकिन अगर ये इंडिया के बाहर चला जाता है तो फिर इस पर इम्पोर्ट ड्यूटी की बात एटलीस्ट इंडिया में तो नहीं होगी। वहाँ जाने उनका लॉ जाने, हालांकि उनका लॉ डेफिनेटली इस पर ड्यूटी लगाएगा, बट इंडिया में तो कम से कम इस पर ड्यूटी नहीं लगाई जाएगी। तो इस पोर्ट के लिए जहाँ पर ये रीलोड हुआ है, इसके लिए कहा जाता है गुड्स इन ट्रांसशिपमेंट कहा जाएगा, और अगले वाले पोर्ट के लिए इसे एलसी यानी कि लैंडिंग कार्गो के रूप में जानकर चलते हैं। जहाँ तक सवाल है इन दो जर्नीज़ की डॉक्यूमेंटेशन का, तो यहाँ पर बनता है आपका बिल ऑफ लेडिंग तैयार किया जाता है, जबकि यहाँ पर बनेगा, अगर इसकी अगली जर्नी डोमेस्टिकली जा रही है तो यहाँ पर बना जाएगा ट्रांसशिपमेंट बिल ऑफ लेडिंग की हम लोग बात करके चलते हैं। और अगर इंटरनेशनल जर्नी पे जा रहा है तो डिक्लेरेशन ऑफ ट्रांसशिपमेंट इसको बोल दिया जाता है, ठीक है। और यहाँ पर ड्यूटी लगेगी, इसका प्रत्यक्ष गवाह देती है अंडर सेक्शन 55 के अंदर बोल देते हैं कि जो इसका डेस्टिनेशन इंडियन पोर्ट है यहाँ पर ड्यूटी का पेमेंट करना पड़ेगा। यानी कुल मिलाकर जो इसका इंटरमीडिएट पोर्ट पड़ा, इसके लिए गुड्स एंड ट्रांसशिपमेंट कहा जाएगा। ना इम्पोर्ट ड्यूटी भरनी है, ना बिल ऑफ एंट्री की बात होगी, कोई चर्चा नहीं की जाएगी। और इसका अगर फाइनल डेस्टिनेशन यहाँ पर है तो सेक्शन 55 कहती है कि भाई यहाँ ड्यूटी लगेगी। 46 की बिल ऑफ एंट्री भी आपकी यही फाइल करी जाएगी और उसके लैंडिंग कार्गो को बोला जाएगा। जहाँ तक डॉक्यूमेंटेशन का सवाल है तो बिल ऑफ लेडिंग यहाँ पर ओरिजिनली बनता है। अगली ट्रांजैक्शन आपकी ये है तो ट्रांसशिपमेंट बिल ऑफ लेडिंग, और यहाँ पर है तो डिक्लेरेशन ऑफ ट्रांसशिपमेंट की हम लोग बात करके चलते हैं, ठीक। तो ये था आपका सेक्शन नंबर 54 एंड 55 करके है। अगर हम बात करते हैं आपसे ट्रांजिट को लेकर, तो ट्रांजिट का क्या मामला रहता है, जरा आइए देखते हैं उसको भी। ट्रांजिट के अंदर कुछ ऐसी बात करी जाती है भाई मेरे, जैसे मान लीजिए जैसे यहाँ पर हम आ गए हैं तो इंडिया के बाहर से एक शिप आती है और वाया मुंबई कस्टम पोर्ट पर कोई अनलोडिंग नहीं हो रही है, वाया यहाँ होते हुए आगे की तरफ मूव कर जाती है, ठीक है। तो इसके लिए बोलते हैं, इस पोर्ट के लिए बोला जाएगा गुड्स इन ट्रांजिट, इसे बोला जाएगा, जबकि यहाँ के लिए इसे लैंडिंग कार्गो बोल दिया जाएगा। इंपोर्ट ड्यूटी का पेमेंट यहाँ पर नहीं होगा, बल्कि इंपोर्ट ड्यूटी का पेमेंट यहाँ पर करवाया जाएगा। बिल ऑफ एंट्री आपकी यहाँ पर फाइल नहीं होगी, बल्कि बिल ऑफ एंट्री आपकी यहाँ पर फाइल कराई जाएगी अंडर सेक्शन 46 के अंदर आकर, ठीक है। तो बस इंपोर्ट मैनिफेस्ट जो बनती है उसके अंदर ये शो करना होता है कि इस पोर्ट के लिए गुड्स इन ट्रांजिट है या ट्रांसशिपमेंट है, एज द केस में भी वो बताना पड़ता है, और यहाँ पर कोई बात नहीं है। चूंकि यहाँ पर सिर्फ एक ही वेसल का इस्तेमाल किया गया है तो ऑब्वियस सी बात है ये सिंगल जर्नी यहाँ पर काउंट करी जाती है, और यहाँ पर सिर्फ एक ही डॉक्यूमेंट बनता है, बिल ऑफ लेडिंग नाम का ही डॉक्यूमेंट यहाँ पर अपना बनाया जाता है। ऐसे करके मालिक बोल दिया जाता है, सारी बात आपकी यहाँ पर लिखी हुई है। तो यहाँ ड्यूटी का पेमेंट नहीं करना ऐसा लिखा है सेक्शन नंबर 53 के अंदर, और यहाँ पर ड्यूटी भरनी है ऐसी बात लिखी मिलेगी सेक्शन 55 के अंदर, ऐसे करके बोल दिया जाता है, ठीक। यस सर। और मजे की बात यह है कि ये जो प्रोविजंस आप देख रहे हैं ट्रांजिट ट्रांसशिपमेंट के, ये किन किन पर एप्लीकेबल नहीं होते? बैगेज हो, पोस्ट हो, बैगेज, पोस्ट और जो स्टोर्स होते हैं उनके ऊपर
सेक्शन 52 ने कहा है कि ये प्रोविजन आपके एप्लीकेबल नहीं कराए जाएंगे। ठीक है जी, तो तमाम प्रकार की बातें हैं ये। ट्रांजिट की बात लिखी हुई है, वेयर गुड्स आर इम्पोर्टेड इन ए कन्वेंस एंड मेंशन्ड इन द इम्पोर्ट मैनिफेस्ट या इम्पोर्ट रिपोर्ट एज ट्रांजिट टू एनी प्लेस आउटसाइड इंडिया और इंडिया में या इंडिया के बाहर ये जा रहे हैं, द कस्टम ऑफिसर में अलाउ द गुड्स एंड कन्वेंस टू ट्रांजिट विदाउट पेमेंट ऑफ ड्यूटी। ठीक है, 54 ने बोला है वेयर गुड्स आर इम्पोर्टेड और इंटेंडेड फॉर ट्रांसशिपमेंट, तो एक बिल ऑफ ट्रांसशिपमेंट बनाया जाएगा। अगर अगली जर्नी फॉरेन जर्नी है तो उसमें डिक्लेरेशन ऑफ ट्रांसशिपमेंट तैयार किया जाएगा, शैल बी प्रेजेंटेड टू द कस्टम ऑफिसर। हाउएवर वेयर द गुड्स आर बीइंग ट्रांसशिप्ड अंडर द इंटरनेशनल ट्रीटी, डिक्लेरेशन ऑफ ट्रांसशिपमेंट यहाँ पर बनाई जाती है। और आगे बात करते हैं, वेयर एनी गुड्स इम्पोर्टेड इन ए कन्वेंस एंड मेंशन्ड इन द इम्पोर्ट रिपोर्ट या इम्पोर्ट मैनिफेस्ट एज ट्रांसशिपमेंट टू एनी प्लेस आउटसाइड इंडिया या इन इंडिया, तो ऐसे वाले मामले के अंदर द कस्टम ऑफिसर में अलाउ द गुड्स एंड कन्वेंस विदाउट पेमेंट ऑफ ड्यूटी। हम यहाँ पर ड्यूटी की बात नहीं करके चलेंगे। सेक्शन 55 कहता है कि जो इसका डेस्टिनेशन पोर्ट होगा, ट्रांजिट हो या ट्रांसशिपमेंट हो, आगे चलकर कहीं ना कहीं लैंडिंग कार्गो बनेंगे, और अगर वो प्लेस आपका इंडिया के अंदर आ रहा है तो वहाँ पर आपको ड्यूटी का पेमेंट करना पड़ जाएगा। क्या? इफ़ गुड्स आर ट्रांजिटेड और ट्रांसशिप्ड टू एनी कस्टम स्टेशन इन इंडिया, तो उन पर ड्यूटी का पेमेंट करवाया जाएगा, और ऐसे ट्रीट करेंगे जैसे कि डायरेक्टली इंडिया के बाहर से यहीं पर लैंड हुए हैं, इसलिए उनको लैंडिंग कार्गो बोल दिया जाता है। आगे बात करता है कि जैसे मान लीजिए आपका इंडिया है और गुड्स यहाँ इंडिया के बाहर से आ रहा है यहाँ पर, और वो एक लैंड कस्टम स्टेशन से दूसरे लैंड कस्टम स्टेशन पर मूव कर रहा है, तो ये भी विदाउट पेमेंट ऑफ ड्यूटी से मूव करा दिया जाएगा। भले ही इस मूवमेंट के दौरान इसे किसी दूसरी फॉरेन टेरिटरी से ही क्यों ना गुजरना पड़े, उसके बावजूद भी हमें इस पर इम्पोर्ट ड्यूटी की बात नहीं करके चलेंगे। बस यही था आपका छोटा सा चैप्टर ट्रांजिट और ट्रांसशिपमेंट का। क्या लिखा है? इम्पोर्टेड गुड्स मे बी ट्रांसपोर्टेड विदाउट पेमेंट ऑफ ड्यूटी फ्रॉम वन लैंड कस्टम स्टेशन टू अनदर, एंड एनी गुड्स मे बी ट्रांसपोर्टेड from one port of India to another port, another part of India to another, one part of India to another part through any foreign territory subject to such condition as may be prescribed। मतलब इसको भी हम मूव करा देंगे one land custom station to another without payment of duty। यहाँ पर आकर आपकी बात कंप्लीट हो जाती है। छोटू सा चैप्टर था आपके जैसा क्यूटी पाइसा। ये एकदम आपके जो नोट्स हैं मतलब गोल्ड हैं, गोल्ड मान के चलना आप। इसकी जो सॉफ्ट कॉपी है वो अवेलेबल है मेरी वेबसाइट sirajkumar.com के फ्री रिसोर्स में। इसके साथ एक पेज का कॉरिजेंडम भी है, उससे भी आप ध्यान में रख के चलिएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। यहाँ पर आकर नया चैप्टर आता है आपका वेयर हाउसिंग का। ठीक है, तो यानी कि अब तक हमारी कथा कितनी हो गई है? देखिए, इंडिया के बाहर से यहाँ पर लैंड करता है आकर, ये यहाँ से या तो ये अपने वेयर हाउस की तरफ मूव कर जाता है, या फिर यहाँ से डायरेक्ट होम की तरफ मूव कर जाता है, या फिर यहाँ से ट्रांजिट या ट्रांसशिपमेंट की बात अपनी हम कर सकते हैं। तो इस प्रकार से उसका मूवमेंट यहाँ से कराया जाता है। ठीक बाबू मेरे? यस सर। तो भाई मेरे देख, यहाँ से यहाँ तक जब आते हैं तो सेक्शन 29, 30 एंड सो ऑन ये सब लगे थे। अपने इम्पोर्ट प्रोसीजर चैप्टर में पढ़े थे। यहाँ पर आपका सेक्शन नंबर 46 आ जाता है वैसे करके। तो ये रूट हमने देख लिया यहाँ से यहाँ तक आने का, और हमने ये रूट भी देख लिया 46, 47 वाला, ट्रांजिट ट्रांसशिपमेंट भी देख लिया। अब हमारा अगला रूट आता है ये वाला, वेयर हाउस वाला। तो जो वेयर हाउसिंग वाला रूट है तो उसमें क्या क्या देखने को मिलेगा मैं आपको बताता हूँ। देखिए, वेयर हाउस है आपका यहाँ पर ये, एंड साहब इसमें क्या होगा कि वेयर हाउस से गुड्स कहाँ जाएगा? या तो आपके घर लौट के आएगा, है ना, या तो यहाँ आएगा, या फिर ये किसी दूसरे वेयर हाउस में चला जाएगा, है ना, या फिर यहाँ से ये एक्सपोर्ट भी किया जा सकता है। अमेरिका भी यहाँ से जा सकता है, या चाइना की तरफ ये मूव कर सकता है। राइट? यस सर। तो इस रूट पर क्या क्या चीज़ मिलने वाली है, कौन कौन से सेक्शन हमसे टकराने वाले हैं, तो उसकी हम बात करेंगे। तो सेक्शन नंबर 57 से लेकर सेक्शन नंबर 73A तक हमें यहाँ देखने के लिए मिलते हैं, इस रूट के ऊपर बिछे हुए हैं। कौन से सेक्शन की क्या पोजीशनिंग है उसकी बात आपसे करने जा रहे हैं। सेक्शन 57, सेक्शन 57, 58, 58A में इस वेयर हाउस का जन्म दिया जाता है। इसके लाइसेंस वगैरह की हम लोग बात करके चलते हैं। ठीक, जिसका जन्म हुआ उसकी मृत्यु भी निश्चित है। सेक्शन 58B के अंदर जो लाइसेंस है उसको कैंसिल करने की हम लोग बात करके चलेंगे। 59 के अंदर यहाँ पर
बिल ऑफ एंट्री फाइल होती है 46 में, हमें पता है पहले येलो वाली, उसके साथ 59 का हमें एक बॉन्ड यहाँ पर देना पड़ता है जी, ठीक है। 60 के अंदर क्लियरेंस ऑर्डर आपका इश्यू करवा दिया जाता है। इस तरह से माल आपका यहाँ पर आ जाता है। जब यहाँ पर गुड्स आ जाता है तो भाई साहब कब तक यहाँ टिके रहोगे ज़रा बताइए। तो इसमें आता है आपका सेक्शन 61 का 1 आता है जो वेयर हाउसिंग पीरियड की बात करता है। सेक्शन 61(2) बोलता है कि अगर ज़्यादा समय तक आलस में पड़े रहे तो यहाँ पर इंटरेस्ट भी लगाया जा सकता है, उसकी बात अपनी करके चलेगा। फिर आते हैं आपके 62, 63, 64 बैक टू बैक 3 सेक्शन आते हैं। 62 पोर्ट पर, 63 वेयर हाउस कीपर। यहाँ पोर्ट पर कौन मालिक है? कस्टोडियन। वहाँ कौन है? वेयर हाउस कीपर। और यहाँ कौन होता है? ओनर। तो 3 सेक्शन आपके इस तरह से ये क्लॉकवाइज घूमते हैं। ये 2 सेक्शन खत्म किए जा चुके हैं, ओमिट हो चुके हैं, सिर्फ ये सेक्शन आपका बचा हुआ है। सेक्शन 65 में आएंगे तो वहाँ क्या होगा? 65 आपका यहाँ लगता है कि अगर वेयर हाउस के अंदर कोई मैन्युफैक्चरिंग वगैरह कोई प्रोसेस करके चलते हैं और उस प्रोसेस के दौरान कोई वेस्ट का जन्म होता है तो उस वेस्ट पर हम ड्यूटी का ट्रीटमेंट कैसे करके चलेंगे उसकी बात होती है। यहीं पर चिपका हुआ है सेक्शन नंबर 66 कि अगर मान लीजिए इनपुट आउटपुट क्रेडिट में इन्वर्जन है, मतलब इन्वर्टेड टैक्स रेट स्ट्रक्चर है, तो जो भी एक्सेस है, जो भी डिफरेंसेस है, उस डिफरेंस को सरकार फुली या पार्शली माफ़ कर सकती है। ये तो हो गई यहाँ तक की बात है। अब बैक टू बैक आपके सामने 3 सेक्शन आते हैं, 67, 68 और 69 करके। ये गुड्स को वेयर हाउस से निकालने की बात करेंगे। मुझे देखकर बताइए जरा, वेयर हाउस से वेयर हाउस से एक्सपोर्ट या वेयर हाउस से होम कंजम्पशन, सबसे कम दूरी पर इन जनरल मतलब ऐसे ही कौन सा होगा? सर वेयर हाउस से वेयर हाउस ये सबसे कम दूरी पर होगा, 67 इसके लिए है। उससे अधिक दूरी होगी इसकी 68 और सबसे अधिक दूरी होगी इसकी 69। बैक टू बैक 3 सेक्शन आपके यहाँ निकल के आते हैं। और क्या बोलते हैं कि भाई साहब देखिए, ये जो आपका रिमूवल यहाँ से हो रहा है, दिस इज कॉल्ड प्रॉपर रिमूवल। इसे ही हम लोग बुलाते हैं प्रॉपर रिमूवल। और प्रॉपर रिमूवल को डिफाइन किया गया है अंडर सेक्शन 71 में। जब ये प्रॉपर है तो इम्प्रॉपर क्या होगा? तो सेक्शन 72 के अंदर हम लोग इम्प्रॉपर रिमूवल की आपसे बात करके चलेंगे। फिर आएगा सेक्शन 73 करके, जहाँ पर बॉन्ड जो हमने एग्जीक्यूट किया था ये वाला, इस वाले बॉन्ड को यहाँ पर हम कैंसिल कराने की बात करेंगे। और सेक्शन 73 के अंदर कुछ एक लायबिलिटीज़ की बात अपनी करी जाती है। इस प्रकार से इन सेक्शंस का अपना अपना रोल है, अपनी अपनी जगह पर ये काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं अपने शुरू वाले सेक्शन से, सेक्शन नंबर 57 से बात करते हैं। इसमें आते हैं आपके पब्लिक वेयर हाउसेस की अपॉइंटमेंट करी जाती है, इसमें प्राइवेट वेयर हाउस की अपॉइंटमेंट होती है, इसके अंदर स्पेशल वेयर हाउस की अपॉइंटमेंट करी जाती है। क्या बोलते हैं? तो यहाँ लाइसेंस दिया जा रहा है 57 में पब्लिक वेयर हाउस को, यहाँ प्राइवेट वाले को, और यहाँ स्पेशल वेयर हाउस जो होते हैं उनको दिया जाता है। इशू ऑफ लाइसेंस टू ए वेयर हाउस इन विच ड्यूटी एबल गुड्स, जिस गुड्स पर ड्यूटी बनती है सिर्फ वही रखे जा सकते हैं। मान लीजिए अगर आपने कोई गुड्स होम कंजम्पशन के लिए छुड़ा लिया है तो अब वो ड्यूटी पे करके छुड़ा लिया है आपने, तो अब उस पर ड्यूटी का पेमेंट तो अगेन होगा नहीं। दैट इज नॉट कॉल्ड ड्यूटी एबल गुड्स, नहीं कहा जा सकता। क्या उसे वापस वेयर हाउस में रख सकते हो? द आंसर इज नो, हम उसे नहीं रख सकते हैं। ठीक, यस सर। उसके बाद आगे क्या बोलता है? लाइसेंस इशूड बाय द कमिश्नर और प्रिंसिपल कमिश्नर के द्वारा इनको लाइसेंस दिया जाता है, इनका वेयर हाउसेस का जन्म करवाया जाता है। फिर बात करते हैं कैंसिलेशन की, जिसकी जन्म है उसकी मृत्यु भी निश्चित है। और कैंसिलेशन के लिए जो सेक्शन इस्तेमाल किया जाता है वो है आपका 58B करके सेक्शन आता है जो इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। क्या होता है? पहली बात तो ये समझ में नहीं चाहिए हमें यहाँ पर आकर कि आखिरकार इनका जो कैंसिलेशन है वो क्यों कराया जा रहा है। तो देखिए, जिन टर्म्स एंड कंडीशंस के तहत आपको लाइसेंस इशू किया गया था, आप उन टर्म्स एंड कंडीशंस को फॉलो नहीं कर रहे हैं, इट इज़ क्वाइट ऑब्वियस आपके कैंसिलेशन की कार्यवाही शुरू हो जाएंगी। लेकिन डायरेक्ट कैंसिल नहीं करते हैं, पहले आपका जो वेयर हाउसिंग लाइसेंस है उसे सस्पेंड किया जाएगा। क्या बोलते हैं? प्रोसेस सुन लीजिए। ऑन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ टर्म्स एंड कंडीशंस, तो प्रोसेस के अंदर लाइसेंस को सस्पेंड अपना कर दिया जाएगा। सस्पेंशन के दौरान क्या होगा? क्या कोई फ्रेश डिपॉजिट उसमें एक्सेप्ट हो सकता है? क्या कोई नया बिजनेस हो गया ना, फ्रेश डिपॉजिट तो नहीं, वो नहीं हो सकता। दूसरा, जो उसके अंदर गुड्स पड़ा हुआ है, क्या उसका निकालना, बाहर निकालना मैंडेटरी है या नहीं है? नहीं, उसका निकालना बाहर नहीं है। दिस इज द चॉइस ऑफ द डिपॉजिटर, जिसका माल है वो बाहर निकाले या ना निकाले, कंटिन्यू करे या क्विट करे, वो उसकी चॉइस है। लेकिन इन नहीं हो सकता, आउट इज ऑप्शनल। इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन यहाँ पर होगी और अपॉर्चुनिटी बीइंग हर्ड भी दी जाती है। फ्रेश बिजनेस जो है वो आपका अलाउड नहीं होगा यहाँ पर। ऑलरेडी डिपॉजिट गुड्स जो हैं वो कंटिन्यू कर सकते हैं नॉर्मली, या ओनर अगर चाहे तो बाहर भी निकाल सकता है, इट इज़ ऑप्शनल। ठीक, पूरी कार्रवाई होने के बाद पता लगा कि आप दोषी पाए जाते हो और आपका जो लाइसेंस है वो कैंसिल किया जाता है। अब जब लाइसेंस कैंसिल किया जाएगा तो क्या फ्रेश बिजनेस एक्सेप्ट कर सकते हैं? सवाल ही पैदा नहीं होता है ना। क्या आपका जो पुराना गुड्स पड़ा हुआ था क्या वो कंटिन्यू कर सकता है? जी नहीं।
जैसे पाकिस्तानियों को बोल दे कि भाई 48 आवर के अंदर आप अपना ये खाली करो, हमारा मकान खाली करो, भाई हमारा घर खाली करो, हमारा देश खाली करो, तो यहाँ पर ही बोल देते कि भाई 7 डेज के भीतर भीतर आप ना जो उसका डिपॉजिट गुड्स है उसे बाहर निकाल दीजिएगा। हालांकि इसमें एक्सटेंशन भी दिया जा सकता है, ठीक है। तो फ्रेश डिपॉजिट नॉट अलाउड, लेकिन जो ऑलरेडी डिपॉजिट गुड्स है उसमें 7 डेज का समय दिया था कि आप निकाल लीजिए। अच्छा जी, और लेकिन सवाल ये उठता है कि मान लीजिए वेयर हाउस है और यहाँ पर कैंसिल हो गया लाइसेंस, अभी 7 डेज तक इसी के अंदर सपोज करो पड़ा हुआ है, तो इस पोजीशन में जब ये 7 डेज तक यहाँ पड़ा हुआ है, इस गुड्स का स्टेटस क्या होगा? क्या आप इसे वेयर हाउस गुड्स कह पाओगे? द आंसर इज यस। कहने का मेरा मतलब ये है कि मान लीजिए यहाँ पर कोई अदर देन पिलफरेज हो जाती है, तो क्या सेक्शन 23(1) इस पर एप्लीकेबल हो पाएगा? क्या ये वेयर हाउस गुड्स है? द आंसर इज यस, ये इस पर एप्लीकेबल हो पाएगा, राइट। या रिलिंक्विशमेंट की हम बात कर रहे हैं तो उस पर्पज के लिए क्या इसको वेयर हाउस गुड्स कहा जा सकता है? द आंसर इज यस, है ना। तो उसके लिए हम बात कर सकते हैं मालिक। तो सेक्शन 23 है, 1 और 2 है, एक में रिलिंक्विशमेंट आता है, एक में अदर देन प्रिविलेज की हम लोग बात करके चलते हैं। आगे बात करते हैं आपका, ये हमारी बात हो गई, इनका पर्चा हमने दे दिया, कैंसिलेशन तक की बात हो गई। अब शुरुआत होती है आपकी 59 से, हालांकि 46 से शुरुआत होनी चाहिए, परंतु 46 की जो येलो वाली बिल ऑफ एंट्री होती है उसे हम ऑलरेडी अपना डिस्कस कर चुके हैं। सो नाउ कम ऑन 59। बॉन्ड यहाँ पर एग्जीक्यूट करवाया जा रहा है। किस लिए करवा रहे हैं भाई? इसलिए करवा रहे हैं बॉन्ड को एग्जीक्यूट कि यार भविष्य में, अभी देखो ड्यूटी तो ले नहीं रहे हैं, तो भविष्य में आपको ड्यूटी भी पे करनी है, इंटरेस्ट भी पे करना पड़ सकता है आपको, और ढेर सारे आपके ऊपर खर्चे वर्चे लग सकते हैं। इसलिए हम सेफर साइड पर होने के लिए आपसे इंपोर्ट ड्यूटी का 1 नहीं 2 नहीं 3 गुने वैल्यू का बॉन्ड आपसे एग्जीक्यूट कराकर चलेंगे, ठीक है। तो बैंक गारंटी आप सपोर्ट में लगा दीजिए। तो जो बॉन्ड होता है वो एवरी ट्रांजैक्शन के लिए इशू कराओ, कैंसिल कराओ, जब निकल जाए बाहर तो इसमें क्या होता है, जो रेगुलर इंपोर्टर्स होते हैं तो वो अपना एलयूटी यहाँ पर दे देते हैं, वो पीरियड वाइज आपका एक तरह से बॉन्ड वहाँ पर कंसिडर कर लिया जाता है। तो ट्रांजैक्शन वाइज को सिर्फ बॉन्ड बोलते हैं, और जो आपका पीरियड वाइज होता है उसे लेटर ऑफ अंडरटेकिंग का नाम दे दिया जाता है, या ये बोल दीजिए कि उसे जनरल बॉन्ड के नाम से भी हम बुला सकते हैं। क्या बोलता है? ट्रांजैक्शन वाइज बॉन्ड एग्जीक्यूशन एट द टाइम ऑफ फाइलिंग ऑफ बिल ऑफ एंट्री, जो येलो कलर की फाइल कर रहे थे उस समय फाइल करना होता है। इंपोर्ट ड्यूटी के 3 गुने वैल्यू के बराबर का ये अपना होता है, टू कवर इंपोर्ट ड्यूटी भरनी है, ये भरना है, वो भरना है, बहुत सारे खर्चा पानी भाई भरना है, तो इतना भर दीजिए। जनरल बॉन्ड भी दे सकते हैं यहाँ पर, जनरली इसकी लाइफ 1 ईयर की होती है, तो बार बार आपको बॉन्ड एग्जीक्यूट नहीं करना, बार बार बॉन्ड को कैंसिल आपने नहीं करवाना है, ठीक। और बॉन्ड वैल्यू क्या रहेगी, मतलब इसकी वैल्यू क्या रहेगी जो ईयरली है, ये डिटरमिन कर बाय द ऑफिसर किया जाएगा, आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस को देखते हुए कि पास्ट में आपने क्या क्या गोल खिला रखे हैं, क्या आपका टर्नओवर रहा है, क्या कारोबार रहा है, कितना तक आपका होना चाहिए, इट विल बी डिसाइडेड बाय द ऑफिसर, ठीक। या अब कुछ नोट्स की बात यहाँ पर और दे रखी है, क्या बोलते हैं भला, जो बॉन्ड है वो आपका कंटिन्यू करेगा या कैंसिल करेगा, ये किस बात पर निर्भर करता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मान लीजिए आपका गुड्स अगर वेयर हाउस से वेयर हाउस में जा रहा है, एक वेयर हाउस चेंज हो रहा है, तो बॉन्ड आपका कंटिन्यू करेगा या कैंसिल होगा? सर बॉन्ड कंटिन्यू कर जाएगा, ठीक है जी। अगर आपका गुड्स यहाँ से एक्सपोर्ट कर दिया है, तो एक्सपोर्ट करने पर आपको पता है आपका पर्पस फुलफिल हो गया, इंपोर्ट ड्यूटी तो पे करनी है ही नहीं, शिपिंग बिल भरो, एक्सपोर्ट ड्यूटी बनती तो वो पे करो, इंपोर्ट ड्यूटी भरनी है नहीं, पर्पस फुलफिल हो गया, गुड्स निकल गया, तो भाई वैसे वाले मामले के अंदर आकर हम जो बॉन्ड है वो कैंसिल यहाँ पर आकर कर देंगे, ठीक है। अगर होम कंजम्पशन जा रहा है, अगर आपने ड्यूटी का पेमेंट सब कुछ कर करा दिया है और आपका गुड्स होम कंजम्पशन जा रहा है, तो पर्पस ओवर हो गया है, तो अब यहाँ पर आकर भी आपका बॉन्ड कैंसिल करवा दिया जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करके मालिक अपनी हम बात करके चलते हैं जी। या मान लीजिए वेयर हाउस गुड्स है, उसमें मालिक चेंज हो गया है, अगर मालिक चेंज हो गया है तो वैसे वाले केस में क्या करेंगे, जो पुराना मालिक था ऑब्वियस सी बात है वो अपना बॉन्ड कैंसिल कराएगा और फ्रेश वाले को वहाँ पर एक नया बॉन्ड देना पड़ेगा, यानी कि इसे बोलेंगे रिप्लेसमेंट ऑफ बॉन्ड। क्या? रिप्लेसमेंट ऑफ बॉन्ड बाय द न्यू ओनर यहाँ पर बोल दिया जाएगा। तो कह रहे हैं कि एनी बॉन्ड एग्जीक्यूटेड शैल कंटिन्यू टू बी इन फोर्स इन केस ऑफ ट्रांसफर ऑफ गुड्स टू अनदर वेयर हाउस में जा रहा है तो कंटिन्यू करेगा, होम कंजम्पशन एक्सपोर्ट कर दिया तो कैंसिल करा दिया जाएगा, और अगर ओनरशिप चेंज होती तो न्यू ओनर शैल एग्जीक्यूट अ बॉन्ड इन केस ऑफ चेंज इन ओनरशिप ऑफ वेयर हाउस्ड गुड्स। वेयर हाउस गुड्स की अगर ओनरशिप चेंज होती है तो यहाँ पर बेसिकली रिप्लेस कराया जाएगा बॉन्ड, पुराने वाले का कैंसिल होगा, नए वाले का यहाँ पर बॉन्ड ले लिया जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं सेक्शन नंबर 60 में क्लियरेंस ऑर्डर। आपने अपनी बिल ऑफ एंट्री यहाँ पर फाइल कर दी थी या बॉन्ड दे दिया, या अब आया क्लियरेंस ऑर्डर का नंबर यहाँ पर आ जाता है। क्या बोलता है क्लियरेंस ऑर्डर? ये कहता है कि ठीक है भाई, सब कुछ ठीक ठाक है, बॉन्ड शॉन्ड भर दिया है, तो हम यहाँ पर क्लियरेंस ऑर्डर आपके लिए इशू कर देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। द प्रॉपर ऑफिसर आफ्टर
कंप्लाइंग प्रोविजन ऑफ सेक्शन 59 एटसेट्रा के बाद में यहाँ पर एक क्लियरेंस ऑर्डर इशू कर देगा कि गुड्स को उठाकर पोर्ट से वेयर हाउस में रखवा दिया जाए। छोटा मोटा केस हुआ तो सिस्टम जनरेटेड ये ऑटोमेटेड मोड में भी ऑर्डर इशू किया जा सकता है। अब आता है आपका अगला सेक्शन, सेक्शन 61 करके है। ये दोनों सेक्शन आपके यहाँ पर पड़े हुए हैं। सेक्शन 61(1) के अंदर बताएगा कि भाई आपका वेयर हाउसिंग पीरियड क्या रहेगा, और यहाँ पर बात करेगा आपसे कि भाई इस पे इंटरेस्ट की हम लोग किस प्रकार से बात करके चलेंगे जो गुड्स वेयर हाउस के अंदर पड़ा हुआ है। ठीक बेबी? या तो यहाँ पर दो कैटेगरी बनाई जाती हैं। दो कैटेगरी में क्या बनाया गया कि अगर जो बंदा है जिसका गुड्स रखा है, गुड्स इंटेंडेड टू बी यूज्ड बाय 100% ईओयू, एचटीपी, एसटीपी, क्या इनके द्वारा वो यूज़ किया जाने वाला है, मतलब क्या ये डॉलर वाले लोग हैं, तो डॉलर वाले लोग हैं तो भैया इनके लिए कोई किसी प्रकार की लिमिटेशन नहीं है। सब में ना 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 प्यार करेगी ना 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 कुछ नहीं है इसके लिए तो। लेकिन जो अदरवाइज लोग हैं जो इंडियन रुपीज़ में बेचारे लटके पड़े हैं, तो उनके लिए देखो क्या किया जा रहा है। तो उनको वेयर हाउसिंग पीरियड दिया गया भाई साहब 1 साल का। क्या रे, क्या दिया गया है? 1 साल का उनको वेयर हाउसिंग पीरियड ये दिया गया है कि 1 साल तक क्लियरेंस ऑर्डर से 1 साल तक आप अपने गुड्स को यहाँ पे रख सकते हो। क्या इसमें एक्सटेंशन पॉसिबल है? यस बेबी, इसके अंदर आपका एक्सटेंशन भी पॉसिबल है, लेकिन ध्यान दीजिए आपको एक्सटेंशन दिया जा सकता है 1 ईयर का एट ए टाइम। एट अ टाइम, एक बार में, एक बार बढ़वा तो आगे फिर जाएगा, 1 साल का बढ़वा लिया फिर बढ़वाना है तो एक बार में मैक्सिमम 1 साल दिया जा सकता है, उससे ऊपर नहीं दिया जा सकता है। क्या ये तो रही बात एक्सटेंशन की। क्या इसमें रिडक्शन भी किया जा सकता है? रिडक्शन किया जा सकता है, लेकिन ओरिजिनल में नहीं, आपके एक्सटेंशन में रिडक्शन किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए शुरू में दे दिया एक्सटेंशन हमें 10 महीने का, तो उसे घटाकर 6 महीने भी किया जा सकता है। अगर गुड्स कोई खराब हो रहा है या औरों के लिए मुसीबत बन रहा है तो घटाकर उसके पीरियड को बाहर उसके फेंका जा सकता है। तो प्लस माइनस पॉसिबल है। 1 ईयर का समय है, प्लस भी पॉसिबल है और प्लस के अंदर माइनस पॉसिबल है। इसमें माइनस नहीं कर सकते। क्या बोलते हैं देखिए, 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ क्लियरेंस ऑर्डर, और एक्सटेंशन दिया जा सकता है या नीड बेस्ड, बट एक बार अप्लाई करने पर 1 साल से ज़्यादा का एक्सटेंशन नहीं दिया जाएगा। क्या एक्सटेंशन में रिडक्शन पॉसिबल है? यस, नीड बेस्ड वहां पर वो पॉसिबल हो जाता है। अब बात करते हैं इंटरेस्ट को लेकर। तो इंटरेस्ट कब से लगाया जाता है भाई साहब? वैसे तो आपको समय दे दिया था 1 बरस का कि 1 साल तक रख सकते हो, लेकिन क्या बोल रहे हैं कि भाई साहब ये आपका क्लियरेंस ऑर्डर है। हाँ जी ठीक है, तो यहाँ से ये 90 डेज ही आपका इंटरेस्ट फ्री पीरियड है। उसके बाद रख तो सकते हो लेकिन ब्याज लगना तय है। आगे भी एक्सटेंशन लेके बढ़ा सकते हो, पीरियड को तो बढ़ाया जा सकता है, लेकिन अब आपका ब्याज लगना तय है। तो असल में वाकई में देखा जाए तो वेयर हाउसिंग पीरियड 90 डेज का है। गुड्स 90 डेज तक ड्यूटी मुक्त है। 90 डेज के बियॉन्ड रखोगे तो 91वें दिन से आपको ब्याज लगना शुरू हो जाएगा। तब तक चलता रहेगा जब तक कि आप ड्यूटी का पेमेंट ना कर दो। ऐसे करके मालिक बोल दिया जाता है। अब अगला पॉइंट आता है कि 90 डेज यानी यहां से ब्याज का जन्म होता है। क्या इंटरेस्ट का जन्म आपका बैक डेट से भी हो सकता है, डे 1 से, कि जिस दिन आपने जमा कराया वहीं से ब्याज लगना शुरू हो गया? यस, ये भी पॉसिबल है। दूसरा, क्या इंटरेस्ट को माफ भी किया जा सकता है? द आंसर इज यस। तो जो भी इंटरेस्ट है उसमें प्लस माइनस उसके अंदर भी पॉसिबल होता है। तो क्या बोलते हैं देखो जरा, 91वें दिन से ब्याज लगना शुरू होगा फ्रॉम क्लियरेंस ऑर्डर टिल द डेट ऑफ पेमेंट चलता रहेगा। और एक्सटेंशन इन इंटरेस्ट पीरियड या एक्सटेंशन इन इंटरेस्ट पीरियड इन केस ऑफ स्पेसिफाइड गुड्स इंटरेस्ट कैलकुलेट फ्रॉम डे 1, पीरियड बढ़ाया जा सकता है इंटरेस्ट वाला, तो डे 1 से लगा दिया जाएगा, यानी कि क्लियरेंस ऑर्डर की डेट से लगा सकते हैं। क्या इंटरेस्ट को खत्म भी कर सकते हैं? यस, खत्म भी कर सकते हैं। तो इंटरेस्ट को बढ़ा भी सकते हैं, इंटरेस्ट को घटा भी सकते हैं। ऐसे वेयर हाउसिंग पीरियड का था, हम इसको बढ़ा भी सकते थे और हम इसको घटा भी सकते थे। प्लस माइनस दोनों पॉसिबल यहां पर कर दिए जाते हैं। एक बात और ध्यान रखने वाली है यहां पर आकर कि देखिए, जब हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं तो इंपोर्ट ड्यूटी वाले अमाउंट पर इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाता है। अगर किसी गुड्स के ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी ही नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है इंटरेस्ट भी उसके ऊपर आपका शून्य करा दिया जाएगा। वेयर नो इंपोर्ट ड्यूटी, ऑब्वियस सी बात है वहां पर इंटरेस्ट की बात भी नहीं कर सकते हैं। और मजे की बात यह कि ओनली ड्यूटीएबल गुड्स कैन बी डिपॉजिटेड इन ए वेयर हाउस। ये वाली बात कब देखनी होती? मान लीजिए जिस दिन आपका गुड्स वेयर हाउस के अंदर इन हुआ उस दिन आपका गुड्स ड्यूटेबल था, बीच में कोई एग्जाम्पशन नोटिफिकेशन आ जाती है, गुड्स जब क्लियर होने वाला है तो उस समय उसका स्टेटस ड्यूटेबल नहीं है। तो क्या जब ये बीच में नॉन ड्यूटेबल हुआ अपना, तो क्या गुड्स को निकालकर बाहर फेंक देंगे? जी नहीं, गुड्स ड्यूटेबल गुड्स ही वेयर हाउस में इन हो सकते हैं। और ये ड्यूटेबिलिटी वाली जो बात है ये सिर्फ एट द टाइम ऑफ डिपॉजिट ही चेक करनी होती है। जब गुड्स वेयर हाउस में पड़ा है उस समय नॉन ड्यूटेबल हो जाए तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि गुड्स को निकालकर बाहर फेंक दिया जाएगा। वही बात लिखी है, ओनली ड्यूटेबल गुड्स कैन बी डिपॉजिटेड इन ए वेयर हाउस मीन्स ड्यूटी लायबिलिटी इज रिक्वायर्ड टू बी
ड्यूटेबिलिटी इज रिक्वायर्ड ओनली एट द टाइम ऑफ डिपॉजिट ही चेक करी जाती है। राइट बेबी? यस सर। अब आपके सेक्शन 3 सेक्शन घुमा करते थे क्लॉकवाइज, सेक्शन 62, 63 और 64 करके घुमा करते थे। मैं आपको एक बड़ा डिफरेंस बताऊं, बहुत समय पहले क्या था कि जो वेयर हाउसेज आपके हुआ करते थे ना, तो इन पर फिजिकल कंट्रोल सरकार का होता था, डिपार्टमेंट का फिजिकल कंट्रोल प्रोसीजर ये अपना फॉलो करते थे। लेकिन अब एज ऑफ नाउ इन पर चल रहा है भाई साहब रिकॉर्ड बेस्ड, रिकॉर्ड दूर से, यानी रिमोट कंट्रोल कह लो या रिकॉर्ड बेस्ड कह लीजिए, वैसे है। तो जब ये फिजिकल कंट्रोल चलता था तो यहाँ पर ये राइट्स वगैरह दिए हुए थे। सेक्शन 62 के अंदर राइट दे रखे थे कि कस्टोडियन के क्या राइट्स होंगे इस गुड्स के संबंध में, वेयर हाउस कीपर के क्या राइट्स होंगे इस गुड्स के संबंध में, और ओनर के क्या राइट्स होंगे इसके संबंध में। लेकिन जब कंट्रोल दूर से किया जाता है तो थोड़े से नियम कानून कड़े करने पड़ते हैं, है ना भाई। मान लीजिए फेस टू फेस क्लास पढ़ा रहे हैं, कोई बच्चा उधम मचा रहा है तो उसे वहीं डांटा धमकाया जा सकता है, लेकिन दूर से जब पढ़ाते तो कैसे डांटे धमकाएं भाई, चक्कर पड़ जाता है। तो जब जब दूर से नियंत्रण किया जाएगा तो नियम कानून थोड़े से सख्त बनाने पड़ते हैं, इसलिए इसके राइट खत्म कर दिए गए, इसके राइट भी खत्म कर दिए गए। राइट और इसके राइट जो हैं वो लिमिटेड कर दिए गए। पहले 8-10 राइट हुआ करते थे, लेकिन अब इसके सिर्फ 4 राइट दिए गए हैं। क्या? ये गुड्स को जाकर इंस्पेक्ट कर सकता है, सॉर्ट कर सकता है, शो कर सकता है किसी दूसरे व्यक्ति को अगर बेचना बाचना हो तो, इस तरह के राइट्स इसको यहां पर दिए गए हैं। इंस्पेक्ट कर सकता है, डील विद देयर कंटेनर, कंटेनर से क्या खेलेगा जाके? नहीं, ऐसा होता है बाहर से गुड्स आया, जिस पैकिंग में आया, जिस ब्रांड के तहत आया, इस पैकिंग को फाड़ कर ये इस पे अपनी पैकिंग चढ़ा सकता है, तो कंटेनर को इस प्रकार से वो डील कर सकता है। गुड्स की सॉर्टिंग कर सकता है और दिखा सकता है किसी कंसर्न पार्टी को अगर बेचना हो तो, शो द गुड्स फॉर सेल। ठीक है, तो इंस्पेक्ट, डील विद, सॉर्ट और शो। तो ISSD इंस्पेक्ट, शॉर्ट, शो और डील विद द गुड्स, ये आपका सेक्शन नंबर 64 करके आ जाता है। अब आते हैं आपके सेक्शन नंबर 65 और 66 करके आते हैं। इनकी क्या पोजीशनिंग है? इनकी पोजीशनिंग वेयर हाउस के अंदर ही है। सेक्शन 65 के अंदर वेस्ट और स्क्रैप का ट्रीटमेंट बताया जाता है। पहली बात तो ये, अगर वेयर हाउस के अंदर आप कोई किसी प्रकार के कुछ एक्टिविटीज़ कर रहे हैं तो इसके लिए आपको परमिशन लगती है। और जहाँ तक सवाल है वेस्ट और स्क्रैप के ट्रीटमेंट का, तो इसका ट्रीटमेंट 2 तरीके से किया जाता है, डिपेंडेंट मैनर में या इंडिपेंडेंट मैनर में। इसके 2 मैनर यहाँ पर बताए गए। कैसे भला? जैसे मान लीजिए ये आपका वेयर हाउस है, ठीक है, यहाँ से यह आपका फाइनल गुड्स बनकर तैयार हो जाता है और ये निकला है आपका भाई साहब जी, यहाँ से ये वेस्ट आपका निकल के आता है। जो वेस्ट है आपका, इस वेस्ट का आप क्या क्या कर सकते हो? आप इस वेस्ट को ना डिस्ट्रॉय कर सकते हो, आप इस वेस्ट को होम कंजम्पशन के लिए क्लियर कर सकते हो, या फिर आप इस वेस्ट को एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो अगर मान लीजिए आपका ये जो गुड्स है ये जा रहा है भाई साहब आपका होम कंजम्पशन के लिए जा रहा है, फाइनल प्रोडक्ट, ठीक है, तो इस पर इंपोर्ट ड्यूटी बनती है। यस सर। तो इस वाले केस में दिया जाता है डिपेंडेंट ट्रीटमेंट। क्या? डिपेंडेंट ट्रीटमेंट। जो हाल दिल का इधर हो रहा है वही हाल दिल का इधर भी करना है, तो इस पर कुछ भी कर लो भैया, कुछ भी कर लो, शक्ल नहीं देखनी, डिपेंडेंट ट्रीटमेंट है। हम इनकी शक्ल देख कर ड्यूटी नहीं लगा रहे, क्योंकि वहां लगे तो यहां भी लगा रहे हैं, बात खत्म। ऐसी की तैसी। जैसे पाकिस्तान कह रहा है कि वो हम पे बंदिश लगाएंगे तो हम पे बंदिश लगा देंगे, ये डिपेंडेंट है। ठीक, अच्छा जी। और यहाँ पर आकर बात कर दी जाती है मालिक, ठीक है, ओके जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं सर जी। यहाँ पे आके आगे बढ़ते हैं प्रभु, आगे क्या निकल के आता है सुनिए जरा। अगर मान लीजिए ये भाई साहब अपना एक्सपोर्ट कर रहा हो तो देखिए यहाँ पर आपका ये ऐसे करके है, यहाँ से आपका फाइनल गुड्स बना, फाइनल गुड्स बनाकर आपने एक्सपोर्ट यहाँ पर कर दिया है। अब इधर से जो वेस्ट एंड स्क्रैप आपका निकलेगा, उस वेस्ट एंड स्क्रैप का आप या तो डिस्ट्रॉय करके चलोगे, या फिर होम कंजम्पशन को लेके चलोगे, या फिर आप इसे एक्सपोर्ट कर दोगे। तो ये एक्सपोर्ट किया है, इस पर आपकी इंपोर्ट ड्यूटी नहीं होती है, तो यहाँ पर इंडिपेंडेंट ट्रीटमेंट दिया गया। सरकार कितनी चालू पड़ रही है ना, जहाँ अपना फायदा था वहाँ डिपेंडेंट ट्रीटमेंट कर दिया, जहाँ अपना फायदा नहीं है वहाँ इंडिपेंडेंट कर दिया। अगर डिपेंडेंट कर तो फिर यहाँ सब में भी बिना शक्ल देखे इंपोर्ट ड्यूटी को माफ़ कीजिए, पर ऐसा यहाँ पर नहीं है। क्या बोलते कि नहीं, इस बार ट्रीटमेंट दिया जाएगा, इंडिपेंडेंट दिया जाएगा। हाँ भाई, डिस्ट्रॉय किया है तुम्हारा तो भाई वही खत्म हो गया, कंजम्पशन प्लेस ही खत्म, तो आपके ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी की बात नहीं करी जाएगी। ओहो आप एक्सपोर्ट हो गए हो, चलो ठीक है जी, आपके ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी की बात नहीं करके चलेंगे। ओहो आप होम कंजम्पशन, भैया आपके ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी की बात करके चलेंगे। लेकिन हाँ, एक छोटा सा रिलैक्सेशन ये जरूर दे देंगे कि मान लीजिए आप इंडिया के बाहर से ना फैब्रिक इंपोर्ट करके लाए थे, और फैब्रिक पर ड्यूटी का रेट सपोज करो 12% का था, और वेस्ट अगर इंपोर्ट की जाती सपोज कीजिए तो वेस्ट पर ड्यूटी का रेट 8% का है। तो यहाँ पर क्या है कि जो वेस्ट एंड स्क्रैप का अपना खुद का रेट है ना, वेस्ट एंड स्क्रैप का अपना खुद का जो ओन रेट है, इतना रिलैक्सेशन जरूर दे दिया है, उस हिसाब से यहां पर ड्यूटी लगा देंगे, ये मानते हुए कि जैसे कि आपने वेस्ट को ही इंडिया के बाहर से इंपोर्ट किया है, ऐसे करके बोल दिया जाता है। ये है आपका सेक्शन नंबर 65 करके। क्या बोलते हैं? एन इंपोर्टर
एन इम्पोर्टर इज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन परमिशन ऑफ द कस्टम ऑफिसर, ठीक है जी, टू डू द मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी करने के लिए परमिशन लगती है ये, एंड और अदरवाइज प्रोसेस इन द वेयर हाउस। इफ फाइनल प्रोडक्ट क्लियर्ड फॉर होम कंजम्पशन, तो ऐसे में दिया जाएगा आपका डिपेंडेंट ट्रीटमेंट, क्योंकि उस पर ड्यूटी लगती है, तो बाकी केस जो मर्जी हो वेस्ट एंड स्क्रैप पे हर हाल में ड्यूटी लगा दी जाएगी, चाहे जो मर्जी केस रहा हो। लेकिन अगर आपका जो फाइनल प्रोडक्ट है वो किया गया है एक्सपोर्ट, तो यहाँ पर ट्रीटमेंट दिया जाएगा वेस्ट एंड स्क्रैप को इंडिपेंडेंट। बोलते हैं फैब्रिक विच कंटेंट इन द वेस्ट, मतलब फैब्रिक का एग्जांपल इस समय लिया था, तो फैब्रिक जो कि वेस्ट के अंदर कंटेंट था शेल नॉट बी लाइबल टू ड्यूटी नॉर्मली, अगर वो एक्सपोर्ट कर देते हैं तो। हाउ एवर, क्योंकि आपने डिस्ट्रॉय किया तो ड्यूटी ना लगी, एक्सपोर्ट किया तो ड्यूटी ना लगी, ड्यूटी लगी सिर्फ एक केस के अंदर जब आपने वेस्ट एंड स्क्रैप को होम कंजम्पशन के लिए निकाल दिया था। हाउ एवर इफ सच वेस्ट क्लियर्ड फॉर होम कंजम्पशन देन इम्पोर्ट ड्यूटी ऑन वेस्ट एंड स्क्रैप शेल बी पेबल एज पर द रेट ऑफ वेस्ट के हिसाब से ही इस पर ड्यूटी का पेमेंट करवा दिया जाएगा। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। उसी के साथ चिपका हुआ है वेयर हाउस के अंदर बैठा हुआ सेक्शन नंबर 66। ये जीएसटी में जैसे आपका इन्वर्टेड टैक्स रेट स्ट्रक्चर आता है आईटीआरएस, ये वो वाली पोजीशन यहाँ पर निकल के आती है। जैसे मान लीजिए आप रॉ मटेरियल लेकर आ रहे हैं, फैब्रिक लेकर आ रहे हैं, और उस पर ड्यूटी का रेट बनता है भाई साहब आपका यहाँ पर आकर सपोज करो 10% का बनता है, लेकिन यहाँ से जो फाइनल प्रोडक्ट आपका रिलीज किया जा रहा है उस पर ड्यूटी का रेट बनता है सपोज करो भैया जी 4% का बनता है फाइनल प्रोडक्ट के ऊपर। तो ये तो बड़ी दिक्कत वाली बात हो गई। फिर तो लोग रॉ मटेरियल काय को परचेज करेंगे, फिर तो तैयार माल ही इंपोर्ट करेंगे, और अगर तैयार माल ही इंपोर्ट करेंगे तो फिर डोमेस्टिक इंडस्ट्री के लिए ये खतरे की घंटी बज जाती है। तो डिफरेंस कितना आ रहा है, हमने कहा भैया डिफरेंस जो आ रहा है ये 6% का आ रहा है। तो इसमें बोला सरकार की जो 6% का डिफरेंस है हम इसे फुल्ली या पार्शली एग्जेम्प्ट कर देंगे, ताकि आपकी जो इन्वर्टेड टैक्स रेट स्ट्रक्चर की समस्या है उस समस्या को यहाँ पर दूर किया जा सके। क्या बोलते हैं, रेट ऑफ इंपोर्ट ड्यूटी ऑन रॉ मटेरियल एक्सीड कर रहा है रेट ऑफ इंपोर्ट ड्यूटी ऑन रेडीमेड गारमेंट फॉर, तो गवर्नमेंट इसको एग्जेम्प्ट यहाँ पर कर सकती है, लेकिन ये बात कर रहे हैं इन द वेयर हाउस। इन द वेयर हाउस जो भी आप है वेयर हाउस गुड के संबंध में अपनी ये वाली बात हम करके चल रहे हैं। जी भैया जी, बहुत सारी बात हो गई, वेयर हाउस का परिचय जाना, लाइसेंसिंग हुई, इनका कैंसिलेशन हुआ, कब तक रह सकते हो, इंटरेस्ट की बात हुई, वेयर हाउसिंग एक्टिविटी हुई, और लाइक वेस्ट की बात करी, इन्वर्टेड की बात करी। अब जरा वेयर हाउस से बाहर निकलिए। बाहर कहाँ निकलें, बाहर निकलने के लिए हमारे पास में 3 सेक्शन आते हैं, 67, 68 और 69। आइए इन तीनों को देखते हैं। अब ये 3 सेक्शन आएंगे आपके सामने बाबू मेरे, बैक टू बैक यहाँ पर करके। क्या बोलते हैं, 71 को पहले स्किप करेंगे। सेक्शन 67 है, ये बोलता है कि वेयर हाउस से अगर वेयर हाउस में जाएंगे तो क्या होगा। वेयर हाउस से वेयर हाउस जाने पर गुड्स स्टिल अंडर कस्टम कंट्रोल है। क्या यहाँ पर आपको ड्यूटी का पेमेंट करना पड़ेगा? ना बाबू, आपको यहाँ ड्यूटी का पेमेंट अभी बिल्कुल भी नहीं करना है। जहाँ तक सवाल है बॉन्ड का, क्या वो कंटिन्यू करेगा? या वो भी अपना कंटिन्यू करता रहेगा, तो कुछ भी करने की आपको ज़्यादा जरूरत है नहीं। द ओनर ऑफ एनी वेयर हाउस गुड्स में विद द परमिशन ऑफ द प्रॉपर ऑफिसर रिमूव कर सकता है देम फ्रॉम वन वेयर हाउस टू अदर वेयर हाउस। ना तो आपको इम्पोर्ट ड्यूटी भरनी है, और क्या आपका बॉन्ड जो है वो कैंसिल हो जाएगा? ना बेबी, ना वो आपको कैंसिल नहीं करेगा, बट वो आपका जो बॉन्ड है वो अपना यहाँ पर कंटिन्यू करता चलेगा। अगला सेक्शन आता है आपका 68 करके। 68 कहता है छुड़ा ले जाओ फॉर होम कंजम्पशन। अगर मैं होम कंजम्पशन के छुड़ा कर लेके जाता हूं तो मुझे फर्स्ट ऑफ ऑल बिल ऑफ एंट्री अंडर सेक्शन 68 ग्रीन वाली फाइल करनी पड़ेगी। साथ में इंपोर्ट ड्यूटीज़ का भी मुझे पेमेंट करना पड़ेगा, और बाकी कोई और ड्यूज है तो उनका भी मुझे यहाँ पर पेमेंट करना पड़ेगा। और पेमेंट करने के बाद फिर मेरे लिए क्लियरेंस ऑर्डर यहाँ पर बना दिया जाएगा बाबू, और क्लियरेंस ऑर्डर के बाद मैं वो भी सेक्शन 68 के अंदर ही आएगा, मैं अपने गुड्स को लेकर अपने घर पर चला जाऊँगा। क्या बोलते हैं, एनी वेयर हाउस गुड्स में बी क्लियर्ड फॉर होम कंजम्पशन यदि अ बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन हैज़ बीन प्रेजेंटेड, द इंपोर्ट ड्यूटी इंटरेस्ट एटसेट्रा हैव बीन पेड। जो भी बनता सब कुछ पे कर दिया है, तो क्लियरेंस ऑर्डर आपका बन जाएगा, आप अपने गुड्स को लेकर घर चले जाएंगे। यहाँ पर एक और आता है प्रोवाइडो टू सेक्शन 68। सेक्शन 68 का हेलो, सेक्शन 68 का जो मेन कंटेंट है वो ये कहता है कि गुड्स को आप छुड़ा लो। क्या छुड़ा लो? और प्रोवाइजो बोलता था छोड़ दो, मतलब टाइटल इसका रिलिंक्विश कर सकते हैं आप जब गुड्स आपका वेयर हाउस के अंदर मौजूद है तब। राइट बेबी, यस सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर जी। और ये प्रोवाइजो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि वेयर हाउस में पड़े हुए गुड्स को छोड़ा जा सकता है, जिसमें आपको इंपोर्ट ड्यूटी का पेमेंट नहीं करना पड़ता, बाकी सब कुछ आपको यहाँ पर पे करना पड़ेगा। लेकिन इसमें भी वे अगर आपका गुड्स स्मगल्ड नेचर का है तो वहां पर आपका ये रिलिंक्विशमेंट का ऑप्शन ब्लॉक हो जाता है। ये बात हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं अपने पिछले चैप्टर के अंदर। अब बात करते हैं क्लियरेंस फॉर एक्सपोर्ट की बात करते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, अच्छा ऊपर वाले केस में किस तरह का बॉन्ड कैंसिल हो जाएगा? ऑब्वियस सी बात है, बॉन्ड की चक्कर नहीं पड़ेगा, बॉन्ड आपका कैंसिल हो जाएगा क्योंकि पर्पस आपका पूरा हो चुका है। जब हम एक्सपोर्ट करते हैं तो हमें यहाँ पर एक शिपिंग बिल या बिल ऑफ एक्सपोर्ट अपना फाइल करना होता है, उसे फाइल कर दीजिएगा। कोई एक्सपोर्ट ड्यूटी वगैरह बनती तो वो भी आप पे कर दीजिएगा। इंपोर्ट ड्यूटी का पेमेंट यहाँ पर नहीं होगा, जो बॉन्ड है आपका उसे कैंसिल करवा दिया जाएगा। 59 का जो बॉन्ड था, इस तरीके से आपका गुड्स जो है वो इंडिया के बाहर चला जाएगा। अब वेयर हाउस गुड्स में भी एक्सपोर्टेड यदि शिपिंग बिल या बिल ऑफ एक्सपोर्ट हैज़ बीन प्रेजेंटेड, एक्सपोर्ट ड्यूटी वगैरह पे कर दिए, क्लियरेंस ऑर्डर आ गया है, तो वैसे करके फिर आपका ये जा सकता है जी।
एक नोट दिया गया है यहाँ पर। नोट ये दिया गया है कि अगर ऐसा है, जैसे मान लीजिए गुड्स इंडिया के बाहर से आया और वेयर हाउस में लगा दिया गया, ठीक है। वेयर हाउस में लगाने के बाद अब ये बाहर जा रहा है, लेकिन अधिकारियों को ये शक है, क्योंकि जैसे ही बाहर जाता है तो हम इससे इम्पोर्ट ड्यूटी नहीं लेते हैं, ठीक है, यही तो करते हैं हम। लेकिन अगर अधिकारियों को यहाँ पे शक है कि भाई साहब ये नाटक कर रहा है बाहर जाने का, ये लौट के इंडिया के अंदर ही आएगा और किसी दूसरे दरवाजे से आकर यहाँ पर घुस जाएगा, स्मगल्ड बैक इनटू इंडिया, स्मगल्ड बैक इनटू इंडिया, अगर ऐसा कुछ अंदेशा लग रहा है तो वैसे वाले केस के अंदर हम या तो ड्यूटी छोड़ेंगे तो इससे एक बॉन्ड यहाँ पर ले लेंगे, या इसके बॉन्ड को कंटिन्यू कर लेंगे, इसका जो बॉन्ड था उसे कंटिन्यू कर लेंगे, या फिर इससे हम इंपोर्ट ड्यूटी यहां पर भरवा लेंगे, जब तक कि मैं पूरी तसल्ली इस बात की ना मिल जाए, ठीक है। क्या बोलता है, इफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इज ऑफ द ओपिनियन दैट वेयर हाउस गुड्स आर लाइकली टू बी स्मगल्ड बैक इनटू इंडिया, इट मे डायरेक्ट दैट सच गुड्स शैल नॉट बी एक्सपोर्टेड विदाउट पेमेंट ऑफ ड्यूटी। अच्छा, मतलब ड्यूटी भरवा लेंगे, और अगर ड्यूटी नहीं भरवाई जा रही है तो कुछ रिस्ट्रिक्शन बॉन्ड वगैरह लगा सकते हैं, यानी कि जैसे बॉन्ड है आपका तो उसे कंटिन्यू यहां पर किया जा सकता है, ऐसे बोल दिया जाता है। तो बैक टू बैक 3 सेक्शन आए, 67, 68, 69, टू वेयर हाउस, टू होम कंजम्पशन एंड टू एक्सपोर्ट, राइट बेबी। या अब आते हैं सेक्शन नंबर 71 पर। ये तीनों जगह के लिए जाना, इसे ही कहते हैं आपका प्रॉपर रिमूवल। क्या बोलते रहे, इसे ही बुलाते हैं हम लोग प्रॉपर रिमूवल के नाम से जानकर चलते हैं। वेयर हाउस गुड्स कैन बी रिमूव फॉर सेक्शन 67 में, 68 में, 69 में जा रहा है, या फिर एनी अदरवाइज एज प्रोवाइडेड बाय द एक्ट है। सैंपल सुम्पल की बात कर सकते हैं, तो अगर परमिशन लेकर सैंपल लेके जा रहे हो तो उसे भी प्रॉपर रिमूवल का दर्जा ही दिया जाता है। दिस इज कॉल्ड योर प्रॉपर रिमूवल। अब जहां से क्वेश्चन आएगा वो सुनिए, अगर ये प्रॉपर है तो इम्प्रॉपर रिमूवल क्या है, तो इम्प्रॉपर को बताया है आपके सेक्शन नंबर 72 ने। क्या बोलता है, क्या है इम्प्रॉपर रिमूवल। देखिए, अगर आप अपने गुड्स को रिमूव कर रहे हैं और वो रिमूवल आपका प्रॉपर नहीं है, प्रॉपर नहीं है का मतलब ना तो सेक्शन 67 के अकॉर्डेंस विद है, ना सेक्शन 68 के इन अकॉर्डेंस विद है, ना सेक्शन 69 की, ना फिर सैंपल वगैरह तो बिना परमिशन के लेके जा रहे हो, यानी इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ सेक्शन 71। हेलो, इन कॉन्ट्रावेंशन, अगर आपका गुड्स जा रहा है इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ सेक्शन 71 तो आपका वो इम्प्रॉपर रिमूवल माना जाएगा। या फिर आपका जो गुड्स है वो मैच्योरिटी तक नहीं उठाया जाता है। यहां से इस पॉइंट पर आएगा क्वेश्चन, अगर आपका गुड्स मैच्योरिटी तक नहीं उठाया जाता है तो इसे डीम्ड टू बी इम्प्रॉपरली रिमूव्ड, डीम्ड इम्प्रॉपर रिमूवल मान लिया जाता है। और इससे भी महत्वपूर्ण बात है, जहां से न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएगा, ऐसे में आपकी रेलिवेंट डेट क्या होगी, कौन सी डेट का रेट लिया जाएगा। जैसे मान लीजिए आपका वेयरहाउसिंग पीरियड यहां पर एंड हो जाता है, यहां आपका वेयरहाउसिंग पीरियड एंड हो जाता है और आप एक्चुअल में इसका रिमूवल इस पॉइंट पर करा रहे हैं, तो वेयरहाउसिंग पीरियड अगर आपका यहां पर एंड हुआ है तो यहीं इसको हम डीम्ड रिमूवल हुआ नहीं लेकिन डीम्ड रिमूवल मान लेते हैं, और यहां एक्चुअल रिमूवल है। यहां ड्यूटी का रेट 12% है, यहां आपका 10% है, तो भाई साहब यहीं ये इसी रेट से आपकी ड्यूटी कैलकुलेट करी जाएगी और जो ड्यूटी अमाउंट आएगा उसके ऊपर आपका भैया जी इंटरेस्ट कंप्यूट कर लिया जाएगा। इंटरेस्ट कंप्यूट करने का नियम कानून मैंने आपको बता रखा है, कहां से लगेगा, 91वें दिन से ब्याज लगना शुरू होगा और तब तक चलता रहेगा जब तक कि आप ड्यूटी का पेमेंट फाइनली सरकार को ना कर दो। और ध्यान दीजिए, इसमें जो ड्यूटी लायबिलिटी वो सिर्फ और सिर्फ ओनर की है, इसमें वेयरहाउस कीपर की कोई जिम्मेदारी नहीं है। वेयरहाउस कीपर जो है अपना वेयरहाउस कीपर कस्टोडियन की जैसे होता है, जैसे पोर्ट पर, हेलो जैसे कि पोर्ट पर कस्टोडियन का रोल होता है, इन द सेम वे वेयरहाउस में वेयरहाउस कीपर का रोल होता है। वेयरहाउस कीपर की इसमें नो रेस्पॉन्सिबल। हां, अगर एक्चुअल में कहीं इन कॉन्ट्रावेंशन विद जा रहा हो, इम्प्रॉपरली हो रहा हो, तो वहां वेयरहाउस कीपर की भी लायबिलिटी बनती है, वो भी जिम्मेदार होता है। लेकिन अगर आप उठाने ही नहीं आए, डीम्ड इम्प्रॉपर रिमूवल है, तो इसमें वेयरहाउस कीपर की कोई किसी प्रकार की लायबिलिटी सेट नहीं होती है। अच्छा, इस डीम्ड इम्प्रॉपर रिमूवल के या इम्प्रॉपर रिमूवल के कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। आटा माझी सटकली मतलब क्या, मतलब ये सरकार बोलेगी ओए निकम्मे, ओए चचा इधर इधर भाई यार ना, अरे ड्यूटी भर रहे अभी के अभी, अट्टा माजी सट्टकली, इंटरेस्ट भर अभी के अभी, अरे पेनल्टी भर अभी के अभी, और नहीं भरेगा तो तेरे गुड्स को खड़े खड़े बेच देंगे भरे बाजार अभी के अभी। अच्छा जी, कॉन्सिक्वेंसेस इन केस ऑफ इम्प्रॉपर रिमूवल ऑफिसर में गोल्डन रूल है, गोल्डन जो चाहिए वो है। एक शब्द कम है तो बता दो कि साहब ये नहीं है इसके अंदर, या कोई फालतू की बकवास हो वो बता दीजिए, एकदम चुन चुन के बनाया गया है,
इसी चक्कर में थोड़ा लेट हुआ ना ये। अब अच्छी चीज लेके आऊंगा, थोड़ा वक्त तो लगता है ना बाबू उसके अंदर, इतना मेहनत से तैयार किया गया है, मल्टीपल टाइम इसको चेक किया गया है, तब जाके आपकी सेवा में इसको उपलब्ध कराया गया है। इस फाइल को और इस वीडियोस को आप जितना ज्यादा शेयर करें, जितना ज्यादा शेयर करें, जनहित सेवा होगी, ये मैं मान के चल रहा हूं। कॉन्सिक्वेंसेज, हाँ, तो ड्यूटी, इंटरेस्ट, पेनल्टी पेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ सच गुड्स टू बी पेड फॉर फोर्थविद, अदरवाइज तुरंत भरना है आपने, अदरवाइज ऑफिसर में सोल्ड सफिशिएंट, यहां पर क्वेश्चन बन सकता है सारा गुड्स बेचेगा या सफिशिएंट बेचेगा? भाई साहब सफिशिएंट गुड्स बेचेगा, जिससे कि उसकी अपनी आपूर्ति हो जाए, जिससे कि अपने ड्यूज जो हैं वो मिल जाए। सफिशिएंट पोर्शन ऑफ गुड्स एज में डीम फिट, इस पे भी कलेश बन गया था। कुछ गुड्स खराब होने वाला था, कुछ खराब हो रहा था, और एक स्टैंडर्ड गुड्स था। कौन से वाले को बेचेगा? अच्छे वाले को बेच दिया, खराब होने वाले को नहीं बेचा। एसएससी ने केस ठोक दिया, उसे बेचना चाहिए था कॉमन सेंस से कि जो खराब होने वाला है उसे बेचता पहले। नहीं, जो उसको ठीक लगेगा वो बेचेगा, और वो बेचेगा जो आसानी से बिक जाएगा। तो सफिशिएंट में सोल्ड आउट सच सफिशिएंट पोर्शन ऑफ गुड्स एज ही मे डीम फिट आफ्टर नोटिस टू द इंपोर्टर। रोक सको तो रोक लो, आ जाओ या तो ले जाओ भाई, मतलब नहीं तो हम करने जा रहे हैं। आगे बात करते हैं 73 पर आकर, कैंसिलेशन एंड रिटर्न ऑफ वेयर हाउसिंग बॉन्ड। बता दिया मैंने आपको, होम कंजम्पशन जाएगा, बॉन्ड कैंसिल हो जाएगा। दूसरा लाइक एक्सपोर्ट करोगे, आपका जो बॉन्ड है वो कैंसिल हो जाएगा उस समय पे, या ओनरशिप चेंज हो रही है तो आपका बॉन्ड रिप्लेसमेंट होगा, पुराना कैंसिल नया आ जाएगा। इस तरह के मामलों में बात करते हैं। वेयर हाउस टू वेयर हाउस में कैंसिल नहीं होता है। क्या बोलते हैं? when the whole of the goods covered by any bond have been cleared for home consumption or exported or transferred etc, मतलब ओनरशिप ट्रांसफर कर दी गई हो, एंड व्हेन ऑल अमाउंट्स ड्यू ऑन अकाउंट ऑफ सच गुड्स हैव बीन पेड, प्रॉपर ऑफिसर आपके बॉन्ड को कैंसिल करके आपके हाथ में थमा देगा। लेकिन पीरियोडिक बॉन्ड के साथ ये समस्या नहीं आती, ये आपका जो नॉर्मल बॉन्ड होता है उसके साथ ही समस्या ये आती है। सेक्शन 73 है जी, इसमें क्या है, चूंकि ये नया इंसर्ट किया गया था। कब इंसर्ट किया गया था? जब हम फिजिकल कंट्रोल से सरकार रिकॉर्ड बेस्ड कंट्रोल पर आई थी विद रिस्पेक्ट टू वेयर हाउस्ड गुड्स। तो ये एक नया सेक्शन इंसर्ट किया गया था जहां पर ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड लायबिलिटी ऑफ वेयर हाउस कीपर सेट करी गई थी। क्या? ऑल वेयर हाउस गुड्स शैल रिमेन इन द कस्टडी ऑफ ए पर्सन who has been granted a license under section 57, 58, 58A। वेयर हाउस कीपर की बात कर रहे हैं। जब तक कि गुड्स उसकी कस्टडी में रहता है, जब तक कि गुड्स क्लियर ना हो जाए होम कंजम्पशन के लिए, ट्रांसफर हो जाए दूसरे वेयर हाउस के लिए, एक्सपोर्ट या अदरवाइज, मतलब जब तक वेयर हाउस में है तब तक उसकी जिम्मेदारी में रहेगा। वो उसके लिए प्रॉपर तरीके से रिकॉर्ड भी मेंटेन करेगा, कितना गुड्स आया है, कितना गुड्स एग्जिट कर गया, उसका पूरा रिकॉर्ड यहां पर वो मेंटेन करके चलेगा। और सबसे महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट बात यह है, जरा ध्यान लगाइए, क्या? Where any warehouse goods are removed in contravention of section 71, the licensee shall be liable to pay duty interest। ये भी इसके लिए लाइबल ठहराया जाएगा। अच्छा, मतलब देखिए, एक तो सेक्शन 71 के कॉन्ट्रावेंशन के अंदर मानते हैं इम्प्रॉपर रिमूवल, ठीक है, इम्प्रॉपर रिमूवल माना जाता है, इसमें मानते हैं। और एक होता है आपका डीम्ड इम्प्रॉपर रिमूवल, कि आप आए ही नहीं लेने के लिए। तो इसमें तो आपका जो वेयर हाउस कीपर है एंड आपका जो इंपोर्टर है, दोनों रिस्पॉन्सिबल होते हैं, दोनों से रिकवरी की जा सकती है जॉइंटली एंड सेवरली। एंड लेकिन यहां पर जब वो आया ही नहीं, तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ जो इंपोर्टर आदमी होता है वो जिम्मेदार होता है, बाकी कोई और जिम्मेदार इसमें नहीं होता। वेयर हाउस कीपर का इसमें कोई रोल, कोई लायबिलिटी क्रिएट नहीं करी जाती है। आगे छोटा सा कंसेप्ट है, बिन फेरे हम तेरे। क्या? बिन फेरे फेरे हम तेरे। आप फीडबैक मुझे जरूर दीजिएगा इस बुक का, ठीक है, जरूर जरूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन के अंदर। इतना काम तो कर ही सकते हो, कौन से पैसे ले रहा हूं मैं आपसे इसके लिए, ठीक है। वेयर हाउसिंग विदाउट वेयर हाउसिंग, WWW, हमारे टाइम में बार बार रिपीट होता था ये वाला कंसेप्ट की, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन वेयर हाउसिंग विदाउट वेयर हाउसिंग। ये क्या है? ये मतलब ये है कि गुड्स आपका वेयर हाउस के अंदर रहेगा, लेकिन इसे वेयर हाउसिंग के जो प्रोविजंस होते हैं, जैसे बॉन्ड भरना, ये करना, वो करना, उन सब की यहां पर नौबत नहीं आएगी। गुड्स वेयर हाउस में भी जाएगा, लेकिन बॉन्ड शॉन्ड की बात नहीं करी जाएगी। बॉन्डिंग विदाउट बॉन्ड भी इसे बोल दिया जाता है। ध्यान दीजिएगा, एक नाम आ जाता है एग्जाम के अंदर, इनटू बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री। इनटू बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री इसे बोलते हैं, जो यहां पर जाती है अंडर सेक्शन 46 के अंदर, येलो वाली होती है। एक होती है आपकी एक्स बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री। एक्स बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री जो होती है अंडर सेक्शन 68 वाली होती है, जो कि अपनी ग्रीन कलर की होती है, राइट। या तो बोलते हैं क्या? इन सच केसेस गुड्स आर ट्रांसफर टू कस्टम वेयर हाउस एज पर द डायरेक्शन ऑफ द प्रॉपर ऑफिसर।
प्रॉपर ऑफिसर की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग इसे आगे मालिक भेजा जाता है। विदाउट एग्जीक्यूशन ऑफ बॉन्ड, विदाउट एग्जीक्यूशन ऑफ बॉन्ड बाय इंपोर्टर, हाउ एवर सच गुड्स कैन नॉट बी कॉल्ड एज वेयर हाउस गुड्स, इसे नहीं कहा जाएगा। ठीक है, वेयर हाउस में भी पहुंचेगा, शादी भी होगी पर शादीशुदा नहीं कहेंगे। वाह 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 वाह। रीजन फॉर वेयर हाउसिंग क्या है? पहला कारण सुन लीजिए क्या है। 46 का प्रोवाइजो बोलता है, क्या बोलता था? इनकम्प्लीट बिल ऑफ एंट्री है। बिल ऑफ एंट्री आपकी इनकम्प्लीट यहां पर पड़ी हुई थी, और जब गुड्स पोर्ट पर आपका पड़ा हुआ था, बिल ऑफ एंट्री अधूरी है, कागज अधूरे हैं, तो ये गुड्स उठाया नहीं जा सकता। कस्टोडियन प्रेशर बनाता है कस्टम अधिकारी के ऊपर, साहब मैं कैसे ट्रैफिक को मैनेज करूं, कहो तो सेक्शन 48 लगाकर बेच दूं गुड्स को, मेरे पास पावर है, आप अलाउ करो बस। तो सोचता है कि नहीं यार बेचाबाची नहीं करते, इस गुड्स को ना वेयर हाउस में डाल देते हैं, उठाओ, तुम्हारा भी काम हो जाएगा, हमारा भी काम हो जाएगा। लेकिन बॉन्ड शॉन्ड की बात नहीं करेंगे, हम डलवा रहे हैं, पता नहीं कहाँ भटक गया, कहाँ रह गया है, इनकम्प्लीट बिल ऑफ एंट्री है, उससे भरवा के ला रहा है। दूसरा, सेक्शन 49 में बोला जाता है कि कंप्लीट बिल ऑफ एंट्री तो फाइल कर दी बट अनेबल टू क्लियर द गुड्स। आपने बिल ऑफ एंट्री फाइल कर दी, सारा काम कर दिया, लेकिन गुड्स को निकाल नहीं पा रहे बाहर। क्यों? क्योंकि मान लीजिए कोई ऐसा है आपका इनफ्लेमेबल है, लाइक कोई ज्वलनशील पदार्थ है, लाइक कोई पेट्रोल शेट्रोल है हाई पावर वाला, तो और बाहर है भाई साहब टेम्परेचर 49 डिग्री सेल्सियस का, कि जरा सा भी कुछ हुआ तो पूरे ट्रक में आग लग सकती है। दिक्कत वाला काम है भाई, अभी रुक जाओ, थोड़ा सा मौसम ठीक होने दीजिए, तब इसको बाहर यहां पर निकाला जाएगा। तो फॉर द टाइम, सॉरी यहां से नहीं, यहां पोर्ट पे था कि सारे काम आपके हो चुके हैं लेकिन निकल नहीं रहा है, तो भाई यहां पे रखवा सकते हैं। दूसरा, या यहीं पर था और यहीं पर आपने भाई मान लीजिए कर दिया, लेकिन अब सारे कागज पूरे हो चुके, लेकिन अभी भी गुड्स स्टिल लाइंग इन द वेयर हाउस, उसमें परमिशन मिल जाती, तो बॉन्ड तो है नहीं, बॉन्ड तो कैंसिल हो गया आपका। तो ऐसा गुड्स वेयर हाउस में कुछ समय आराम कर सकता है। जैसे क्या होता है, आपके घर पे मेहमान आया, मेहमान को आपने विदा कर दिया, विदा दे दी, सब काम कर दिए और सब कुछ हो गया, मेहमान दरवाजे पे खड़ा है, जैसे 2 कदम आगे बढ़ाए, बारिश शुरू होगी बहुत तगड़ी वाली, वो क्या करेगा, वापस लौट के आएगा, 1 घंटा वेट करेगा, तो अभी भी वो घर के अंदर है लेकिन विदा हो चुका है, ध्यान दीजिएगा। ऐसे ही गुड्स है, विदा हो चुका है, सारे काम हो चुके हैं, लेकिन अभी भी वेयर हाउस के अंदर है, तो ऐसे गुड्स को वेयर हाउस गुड्स नहीं कहा जाएगा। और थर्ड पॉइंट क्या बोलता है भाई साहब इसमें आके? थर्ड पॉइंट ये बोलता है सेक्शन नंबर 85 में आकर कि गुड्स इंपोर्टेड बाय स्टोर सप्लायर, एक स्टोर सप्लायर है, वो इंडिया के बाहर से अपना गुड्स इंपोर्ट करता है, यहाँ लाता है, वेयर हाउस में लेकर जाता है, और फिर यहाँ से कमिटमेंट दे रहा है कि मैं इसकी सप्लाई फॉरेन गोइंग वेसल या एयरक्राफ्ट को ही करके चलूंगा, जहाँ पर कि हमारी डीम्ड एक्सपोर्ट मान लिया जाता है और आपको यहाँ पर इंपोर्ट ड्यूटी फिर नहीं लगाई जाएगी। तो कह रहा है कि भाई साहब मैं यही करूंगा, मैं कसम खाता हूँ, मैं डिक्लेरेशन अपने यहाँ पर देकर चल रहा हूँ, लेकिन मेरी ड्यूटी माफ कर दीजिए। तो ऐसे वाले केस में यहाँ इससे हम बॉन्ड नहीं लेते हैं। अगर अधिकारी अलाउ करे तो ऐसा कर सकता है। क्या? गुड्स इंपोर्टेड बाय स्टोर सप्लायर वांट टू डिपॉजिट द गुड्स इन अ वेयर हाउस विदाउट बॉन्ड, he may request the custom officer and custom officer may allow subject to declaration by the importer that he will store that the store will be supplied only to foreign going vessel, एयरक्राफ्ट को सप्लाई किया जाएगा जहां पर ड्यूटी बनेगी नहीं। तो अगर ऐसा कमिटमेंट देते हो तो आपसे बॉन्ड नहीं लिया जाएगा। इस तरह से आपका चैप्टर बाबू मेरे यहां पर आकर कंप्लीट हो जाता है। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। लगे रहो बच्चा, लगे रहो, लाइक सब्सक्राइब और क्या बोलते हैं शेयर वगैरह, वो सब जो करना होता है वो करना बिल्कुल भी ना भूलें आप। ठीक है, थैंक यू सो मच। अब चलते भैया जी आगे चलें। चैप्टर है असेसमेंट का, सेक्शन नंबर 17 यहाँ आएगा, 18 आएगा, 19 आएगा, 20 आएगा और एक आएगा प्रोजेक्ट इंपोर्ट करके। ठीक है, सेक्शन 17 बात करता है असेसमेंट की। क्या बोलता है ये सेक्शन? देखो, ये कहता है कि यार देखो, ये आपका इंडिया है यहाँ पर और ऐसे करके ये हमारा पोर्ट हो गया। ठीक है, तो ये इंपोर्टर बाबू यहाँ कस्टम अधिकारी के पास में जाता है, ये यहाँ बिल ऑफ एंट्री फाइल करता है अपनी, साथ में जो इंपोर्ट ड्यूटी बनती थी वो पे कर देता है। मान लो ₹1,00,000 की ड्यूटी बनती थी ये। ठीक है क्योंकि हमें ड्यूटी इंपोर्ट ड्यूटी के साथ ही पे करनी होती है। यहाँ पर पहुँच गए, यहाँ पर पहुँचने के बाद सब कुछ ओके है। आपका जो सेल्फ असेसमेंट है वो अगर एक्सेप्ट हो जाता है फिर तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो वो क्लियरेंस ऑर्डर आपको देगा, लेके अपना निकलना और घर आ जाना अपना गुड्स लेकर। लेकिन अगर मान लीजिए उसने कर दिया यहाँ पर आकर रीअसेसमेंट, और रीअसेसमेंट कर दिया आपका 1.5 लाख पे, ठीक है, तो अब वो क्या बोलेगा कि यार अपनी ना इसके ऊपर आप एक रिटर्न कंसेंट दो, आप हमें रिटर्न कंसेंट दो। रिटर्न कंसेंट आप दे भी सकते हैं, यस आपने दिया, ओके, तो ठीक है, ₹1,00,000 भर चुके थे, आप ₹50,000 और यहाँ पर भर देंगे विद इन 1 वर्किंग डे, नहीं तो फिर आपके ऊपर इंटरेस्ट लगना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर आप अपनी कंसेंट नहीं देते हैं तो वैसे वाले केस के अंदर बोलते हैं कि ठीक है,
अब यहाँ पर ना एक फॉर्मल ऑर्डर पास कर दिया जाएगा, वो भी विदिन 15 डेज के अंदर अंदर। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो, और फिर आपको वो जो है वो पेमेंट करना ही पड़ेगा हर हाल में। उसके बाद भले ही आप अपील में चले जाओ, बट आपको पेमेंट करना पड़ेगा। सेक्शन 17, इम्पोर्टर इज रिक्वायर्ड टू डू द सेल्फ असेसमेंट ऑफ ड्यूटी एंड फाइल बिल ऑफ एंट्री, ठीक है, प्लस अदर डॉक्यूमेंट। फॉर एग्जाम्पल लाइक इम्पोर्ट ड्यूटी आपकी मान लेते हैं ₹1,00,000 की है, विद पेमेंट ऑफ सेल्फ असेसमेंट, सेल्फ असेस्ड ड्यूटी, ठीक है, विद पेमेंट ऑफ सेल्फ असेस्ड ड्यूटी, मतलब पेमेंट भी से करना पड़ेगा, सेक्शन 47 कहती है ना, पेमेंट भी करना पड़ेगा। देन ऑफिसर वेरीफाई द सेल्फ असेसमेंट विद द हेल्प ऑफ डॉक्यूमेंट एंड फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ गुड्स, वो कर सकता है, यहाँ पर कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंटेशन की डिमांड भी कर सकता है। यदि ऑफिसर सेटिस्फाई हो जाता है आपके इस ऑर्डर से तो फिर ठीक है, वो क्लियरेंस ऑर्डर पास कर देगा, गुड्स को लेकर अपने पास में आ जाना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर वो रीअसेसमेंट कर देता है ₹1,50,000 के ऊपर तो फिर क्या होगा? And now officer seek written consent of assessee over it and assessee allow the same. The assessee need to pay 50,000 within 1 working day. दूसरा, if assessee don't agree with the reassessment तो वो अपना रिटर्न कंसेंट यहाँ पर नहीं देगा। उसके बाद में आपका ये फॉर्मल ऑर्डर 15 दिन के भीतर भीतर इशू कर दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद चाहे आप अपील में चले जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक बेबी? हाँ तो बोलो, हाँ सर जी ठीक है। चल बच्चा, अगला सेक्शन आता है आपका सेक्शन नंबर 18। ये समरी वर्ड यहाँ से काट दो। मैं तो ये कहूँगा यहाँ से सेग्रीगेट करना चाहिए, और ये डायरेक्ट क्लियरेंस आपका यहाँ लिखना चाहूँगा मैं, इस लाइन के बाद में, इस लाइन के बाद में लिखना चाहूँगा, डायरेक्ट क्लियरेंस हेडिंग यहाँ देना चाहूँगा, ठीक है। थोड़ा ऊपर चला गया वो। रीज़न ऑफ प्रोविजनल असेसमेंट के क्या कारण हो सकते हैं? पहली बात, सेल्फ असेसमेंट हम नहीं कर पा रहे थे, हाथ खड़े कर दिए हमने कि हम नहीं कर सकते सेल्फ असेसमेंट, या फिर सेल्फ असेसमेंट तो हमने तो अपनी तरफ से कर दिया, लेकिन जो अधिकारी है वो कुछ और, ये दिल मांगे मोर, वो कुछ और डॉक्यूमेंट की डिमांड कर रहा है, या गुड्स के ऊपर कोई किसी प्रकार का केमिकल टेस्ट वगैरह कराना चाहता है। इट विल टेक टाइम, उसके बाद ही वो एक नतीजे पर पहुंचेगा, वो ठीक से हमारा असेसमेंट को चेक कर पाएगा, ठीक है। यस सर। आगे बोलते हैं तो ठीक है जी, तो प्रोविजनल असेसमेंट की तरफ मूव कर जाते हैं। तो ऐसे में क्या किया जाएगा, होगा ये ऐसे में अब कि आप ना यहाँ पर जाकर, व्यक्ति जो है अब यहाँ पर जाकर अपनी बिल ऑफ एंट्री फाइल कर देगा, और जो भी प्रोविजनल ड्यूटी बनती है उस प्रोविजनल ड्यूटी का पेमेंट कर देगी। यहाँ जो प्रोविजनल ड्यूटी भरी गई है ये आपकी हायर साइड वाली भी भरी जा सकती है, ये हो सकता है कि जो लोअर साइड पर आपका था वो वाली भी यहाँ पर भरी जा सकती है, ठीक है। खैर, लोअर साइड पर अगर आपसे भरवाया गया है तो आपसे यहाँ पर एक बॉन्ड भी लिया जाता है, सेफ्टी बॉन्ड भी आपसे यहाँ पर लिया जाता है मालिक, ठीक है जी, कोई बात नहीं, दिक्कत वाली बात नहीं है। फाइल करेंगे बिल ऑफ एंट्री अंडर सेक्शन 46, रिक्वेस्ट फॉर प्रोविजनल असेसमेंट। प्रॉपर ऑफिसर अलाउ करेगा प्रोविजनल असेसमेंट एट हायर साइड और लोअर साइड। लोअर साइड में जाएगा तो बॉन्ड की बात वहाँ पर करी जाएगी, और ऐसे करके आप अपना गुड्स वहाँ से क्लियर कराकर ड्यूटी भर के ले आओगे, ठीक है। ले आए, अच्छा जी। आफ्टर सम टाइम, आफ्टर सम टाइम का मतलब क्या है? 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, 10 दिन, महीना, 2 महीना, जितना भी समय लगेगा, मान लो 1 महीने का समय लगा, उन्होंने कोई केमिकल टेस्ट कराया था, या मान लीजिए आपने पॉलीथीन इंपोर्ट किया था। पॉलीथीन 2 तरह का आता है, हाई डेंसिटी का आता है, एक लो डेंसिटी का आता है। एक का रेट कुछ और है ड्यूटी का, दूसरे का रेट कुछ और है। तो पॉलीथीन का डेंसिटी चेक उसने करवाया था, उसके आधार पर अब यहाँ पर फैसला लिया जाएगा। तो आफ्टर 1 मंथ मान लेते हैं, टेस्टिंग रिपोर्ट आ जाती है, और वो अपनी हायर साइड पर भी ड्यूटी बन सकती है या फिर लोअर साइड पर भी ड्यूटी बन सकती है। शुरू में आपने कौन साइड पे पे किया था? तो हायर पे क्या होगा, लोअर पे क्या होगा? तो कहने का मतलब ये कि फाइनली ये जो आउटकम आएगा, या तो इसका रिजल्ट कुछ भी नहीं होगा कि ना देना है ना कुछ लेना है, या यहाँ आपका रिफंड बनेगा, या फिर आपके ऊपर एक डिमांड क्रिएट यहाँ पर करी जाएगी। तो अगर डिमांड बनती है तो क्या होगा? जिस महीने में प्रोविजनल असेसमेंट हुआ था उस महीने के डे 1 से, पहली तारीख से, उस महीने की पहली तारीख से टिल द डेट ऑफ पेमेंट आपको ब्याज भरना पड़ेगा। लेकिन अगर मामला रिफंड का निकल के आता है तो यहाँ प्रोविजनल था, यहाँ फाइनलाइजेशन था, फाइनलाइज होने के
3 महीने के भीतर भीतर अगर पेमेंट कर दिया तो कोई ब्याज नहीं मिलेगा। 3 महीने बाद से जितना भी डिले होगा उतने पीरियड का ही आपको यहाँ ब्याज दिया जाएगा। क्या बोले रे? नाउ पे प्रोविजनल ड्यूटी एंड गुड्स शैल बी रिमूव्ड आफ्टर फाइनलाइजेशन, दैट इज गेटिंग एडिशनल डॉक्यूमेंट्स वगैरह या टेस्टिंग रिपोर्ट मिलने पर डिमांड शैल बी मेड विद इंटरेस्ट इतना, या फिर रिफंड बनेगा 6% पर एनम से। डिमांड बनती है 15% पर एनम से ऑन आउटस्टैंडिंग अमाउंट फ्रॉम द फर्स्ट डेट ऑफ द मंथ इन विच प्रोविजनल असेसमेंट वॉज मेड टिल द डेट ऑफ पेमेंट। रिफंड अगर बनता है 6% का यहाँ पर आपका इंटरेस्ट बनेगा आफ्टर 3 मंथ्स फ्रॉम फाइनलाइजेशन। फाइनलाइज होने के भी 3 महीने तक कर दिया तो कोई ब्याज नहीं है, उसके बाद से ब्याज मिलना शुरू होगा टिल द डेट ऑफ पेमेंट। तुम्हारा पैसा पैसा, हमारा पैसा पैसा नहीं है। मतलब तुम क्या कर रहे हो कि हमें पीरियड से भी मार रही हो और हमें रेट से भी मार रहे हो। मारो, जितना मारना है मारो। ये तो था हमारा डायरेक्ट क्लियरेंस का सीन। अब बात करते इनडायरेक्ट क्लियरेंस में। इनडायरेक्ट क्लियरेंस में एक चीज़ का विशेष ध्यान रख के चलना होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ से पहले यहाँ पर आते हैं, फिर वेयर हाउस में जाते हैं, मान लो 6 महीने के लिए वेयर हाउस में चले जाते हैं, फिर वेयर हाउस से बाहर निकाला जाता है, यहाँ से यहाँ पहुँचते हैं। तो देखिए यहाँ से जब हम बात करते हैं तो हमें एक बॉन्ड यहाँ भरना होता है इंपोर्ट ड्यूटी के 3 गुने वैल्यू का अंडर सेक्शन 59 में बॉन्ड भरना होता है। ठीक है ठीक है जी। तो यहाँ पर जो बॉन्ड भरा जाएगा वो हायर साइड वाली इंपोर्ट ड्यूटी को यूज़ करते हुए बॉन्ड की वैल्यू निकालेंगे या लोअर साइड वाली ड्यूटी को इस्तेमाल करते हुए बॉन्ड की वैल्यू निकालेंगे। जो भी वैल्यू निकलेगी, मान लीजिए आपकी हायर साइड पे ड्यूटी बनती है सपोज करो लाइक 7.5 लाख, लोअर साइड पे बनती है सपोज करो आपकी 5 लाख की बनती है। ठीक है, तो 5 लाख का ध्यान में रखा है तो 15 लाख का बॉन्ड जाएगा, 7.5 का रखा है तो 22.5 लाख का बॉन्ड आपको यहाँ पर देना पड़ेगा। ठीक है अब जनवरी का महीना है मान लेते हैं और गुड्स आपका यहाँ पहुँच जाता है। ठीक, 6 महीने टिकने वाला, गर्मियों में निकलेगा जाके। अब इन बिटवीन क्या है कि इसकी परख करने के लिए, जांच करने के लिए कि जो पॉलीथीन थी उसकी डेंसिटी क्या है, हायर साइड पर है कि लोअर साइड पर है, वो बात यहाँ पर करी जाती है। तो जब रिजल्ट आता है एट दैट टाइम गुड्स आपका वेयर हाउस में ही पड़ा हुआ होता है। हमने अभी तक कोई ड्यूटी का पेमेंट नहीं किया है, ना ही वेयर हाउस से गुड्स हमने निकाला है। जब गुड्स वेयर हाउस में ही था तो वहीं पर जाकर हम कुछ ना कुछ बॉन्ड के वैल्यू में चेंज कर लेते हैं। मान लीजिए शुरू में हमने ये 5 लाख बनता था ड्यूटी, 5 लाख के हिसाब से 15 लाख का बॉन्ड दे रखा था, अभी ड्यूटी हो जाती है 7.5 लाख रुपए। ठीक है, तो 2.5 लाख की ड्यूटी यहाँ पर बढ़ जाती है, एक्सेस हो गई। अब 2.5 लाख का करना चाहिए तो 3 गुना, लेकिन सेक्शन 18 के अंदर आज भी पुरानी लिमिट पड़ी हुई है। पहले 59 का बॉन्ड दोगुनी वैल्यू का जाया करता था, कॉरस्पॉन्डिंगली सेक्शन 18 में भी दोगुनी वैल्यू लिखी हुई थी। सेक्शन 59 में अपडेशन आ गई, 3 गुना कर दिया, लेकिन करस्पॉन्डिंगली सेक्शन 18 में आज भी 2 गुना लिखा है। तो जो भी आपका ये एक्सेसेस का 2 गुना, 5 लाख का आपको यहाँ पर और बॉन्ड देना पड़ जाएगा। 15 का पहले से था, 5 का आपको और देना पड़ जाएगा। सर घट गया तो जैसे मान लो शुरू में हमने 7.5 के हिसाब से 3 गुना 22.5 लाख का बॉन्ड दे रखा था, अभी लोअर साइड पे आ गए, डाउन साइड पे आ गए, तो आपकी चॉइस है, आपकी चॉइस है कि आप उसको पुराने वाले को कैंसिल करा के नया दे दो कम वैल्यू का। बट क्या फ़ायदा, क्या करोगे उसका कम करके? इतना फ़ायदा हो सकता है कि आप जब बैंक से बैंक गारंटी बनवाओगे सपोर्ट के लिए तो आपकी टू सम एक्सटेंट थोड़ी सी प्रॉपर्टी रिलीज हो सकती है जिस पर कि आप कोई और लोन शोन ले सकते हो। अगर ऐसा कोई पर्पज़ नहीं है तो फिर कंटिन्यू करिएगा। और लॉ में भी यहाँ पर उस सिचुएशन को बताया गया है जहाँ पर आपकी ड्यूटी बढ़ जाती है, हायर साइड पर लेटर ऑन हो जाती है, तो आपको एडिशनल एक्सेस बढ़ी हुई ड्यूटी के 2 गुने का एडिशनल बॉन्ड आपको यहाँ पर देना पड़ता है। और फिर फाइनलाइज हो चुका अपना, फिर यहाँ से अपना क्लियर कराएंगे। तो ध्यान दीजिए, जब गुड्स को क्लियर कराएंगे तो वहाँ तक कोई कचर कचर नहीं है, एग्जैक्ट फाइनलाइज सारी चीज़ें हो चुकी हैं और आप जो भी फेयर बनता, जो फाइनल आपका बना था, डिसाइड हुआ था रिपोर्टिंग टेस्टिंग वेस्टिंग के बाद में, उस हिसाब से ड्यूटी का पेमेंट आप कर देंगे और अपने गुड्स को लेकर घर आ जाएंगे। मजे की बात क्या है, यहाँ फाइनल ड्यूटी भरने, यहाँ ड्यूटी की बात नहीं हुई कि प्रोविजन ड्यूटी पे कर दी, यहाँ पूरी खिलवाड़ हुई बॉन्ड के साथ में। और जब अपने गुड्स को बाहर निकालने का नंबर यहाँ से बाहर निकल के आता है तो उस समय इंटरेस्ट जैसी कोई बात होगी ही नहीं, क्योंकि जो भी खिलवाड़ हुई है बॉन्ड की वैल्यू के साथ में होती है। इस बात को समझने की कोशिश करें। डायरेक्ट क्लियरेंस में
डिमांड रिफंड बन सकता है विद इंटरेस्ट, लेकिन यहां वैसी वाली बात नहीं होगी। यहां जो भी लोड लिया वो बॉन्ड की वैल्यू ने लोड लिया, बिकॉज एट दैट टाइम गुड्स वाज इन वेयर हाउस। ठीक सर। तो यहां बोलते हैं रीजन फॉर प्रोविजनल असेसमेंट जो हो सकता है एज स्टेटेड अबव, जो ऊपर बता रखा है वही है। फाइल बिल ऑफ एंट्री अंडर सेक्शन 46 येलो कलर की, और बॉन्ड आपका 3 गुने वैल्यू को जाता है, ये बॉन्ड जा रहा है अंडर सेक्शन आपका 59 वाला, वो बता दिया। एंड प्रोविजनल असेसमेंट एट लोअर साइड मान लेते हैं ये हुआ। गुड्स ट्रांसफर टू वेयर हाउस अंडर सेक्शन 59, व्हेन गुड्स वर इन वेयर हाउस टेस्टिंग रिपोर्ट विच शोज ड्यूटी 7.5 लाख, तो वी नीड टू रिवाइज बॉन्ड, हमें कुछ और एडिशनल बॉन्ड सबमिट करने की यहाँ पर जरूरत पड़ेगी। तो 5 लाख से बढ़कर हो गया आपका 7.5 लाख, तो 2.5 लाख का 2 गुना, ये 2 गुना है यहाँ पर, 5 लाख का बॉन्ड आपको और देना पड़ जाएगा। ऑन मैच्योरिटी जब आपका टाइम होगा गुड्स को बाहर निकालने का, तो फाइल करना बिल ऑफ एंट्री अंडर सेक्शन 68 ग्रीन कलर वाली, और जो भी आपकी फाइनल अमाउंट ऑफ ड्यूटी बनती है वो यहाँ पर आप पे कर देंगे। क्या बनता था, जो कि पता लगा आपका वो असेसमेंट हायर साइड पे हुआ था, 7.5 लाख की ड्यूटी बनती थी, तो जो भी आपकी 7.5 लाख की ड्यूटी है उसका पेमेंट करेंगे और अपने गुड्स को लेकर बाहर आ जाएंगे। नोट, नो मनी डिमांड या रिफंड एंड नो क्वेश्चन ऑफ इंटरेस्ट जस्ट बिकॉज ऑफ प्रोविजनल टू फाइनल एट हायर और एट लोअर साइड, क्योंकि यहाँ सिर्फ बॉन्ड की वैल्यू पर लोड आता है, बाकी किसी पर कोई लोड नहीं आता। पॉइंट ये है कि व्हाट इफ प्रोविजनल असेसमेंट डन एट हायर साइड, इनिशियली बॉन्ड वैल्यू क्या रहेगी, इतनी रहेगी। ठीक है, व्हेन गुड्स इन वेयर हाउस, ठीक है, देन टेस्टिंग रिपोर्ट वगैरह निकल के हो गया 5 लाख पे, सो बॉन्ड वैल्यू शुड बी इतना होना चाहिए। हियर लॉ इज साइलेंट रिगार्डिंग प्रोविजन ऑफ बॉन्ड वैल्यू, सो इट इज इम्पोर्टर्स डिसीजन टू रिवाइज बॉन्ड और नॉट। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। ठीक बाबू, ऐसे फीलिंग आ रही है जैसे किताब आपसे बोल रही हो। हाँ हाँ हाँ, ऐसे कुछ कुछ कुछ। सेक्शन नंबर 19 है जी अपना, और यहां बोलता है आर्टिकल इन अ सेट, जैसे कि शेविंग किट होती है भाई साहब, शेविंग किट होती है बाबूजी, तो उसमें कई सारे आर्टिकल्स होते हैं, जैसे एक रेज़र हो गया, और उसमें आपका आफ्टर शेव हो गया, और शेविंग क्रीम हो गई आपकी, एटसेट्रा, कई सारे आर्टिकल्स होते हैं। किट का एज ए होल कोई रेट नहीं दे रखा, कंपोनेंट वाइज रेट दे रखे हैं। तो अब किट के अंदर जो कंपोनेंट्स हैं उनका वैल्यूएशन कैसे करके चलेंगे। हो सकता है इनमें कोई कंपोनेंट क्वांटिटी बेस्ड ड्यूटी में फॉल कर रहा हो, कुछ वैल्यू बेस्ड में हो, देखते हैं क्या, कुछ निल रेट वाले हो, क्या बोलते हैं। अगर इसके अंदर कोई आपका क्वांटिटी बेस्ड है, तो सबसे पहले भाई उस दूसरी प्रजाति वाले को अलग करो, दैट ड्यूटी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए इसके अंदर एक शेविंग ब्रश था, उस पर 20 रुपये पर पीस के हिसाब से ड्यूटी थी, तो उसकी ड्यूटी अलग कर दीजिए 20 रुपये। अब ये जो आपके 2 नंबर से लेके 4 यहाँ तक बच जाते हैं वैल्यू बेस्ड, अब ये बचे कौन से आपके, ये बच जाते हैं बाबू वैल्यू बेस्ड, आपके ये बच जाते हैं। अगर किसी प्रोडक्ट की आपको इंडिविजुअल वैल्यू पता है तो उसका इंडिविजुअल रेट अप्लाई कर दीजिए, और किसी का नहीं पता, जो बचे इक्का दुक्का का पता हो, ठीक है, मान लो आपका एक आर्टिकल यहाँ फॉल करके, एक फॉल यहाँ करके, 3 आर्टिकल यहाँ रह गए आपके, ठीक है, तो इन तीनों की कंबाइंड वैल्यू आपके पास में है, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। अब कंबाइंड है, अब इन तीनों का रेट देखो सर, एक का निल था, एक का 12% था, एक का 28% था, तो कोई बात नहीं, अगर कंबाइंड वैल्यू है तो आप हाईएस्ट रेट यहाँ पर लगा दीजिए। जैसे जीएसटी के अंदर नहीं करते हम, जीएसटी के अंदर जो हमारी मिक्स्ड सप्लाई होती है, आर्टिफिशियल बंडलिंग होती है, कि कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा, तो वैसे वाली पोजीशन में आकर हम क्या करते हैं, जो भी हाईएस्ट रेट होगा तो कंबाइंड वैल्यू और हाईएस्ट रेट यहां पर अप्लाई कर दिया जाएगा। तो क्या समझे रे, क्वांटिटी बेस्ड को सबसे पहले अलग करो, बचे वैल्यू बेस्ड। वैल्यू बेस्ड में जिन जिन की वैल्यू इंडिविजुअल वैल्यू पता थी उस पर उनका अपना इंडिविजुअल वैल्यू पर इंडिविजुअल रेट लगा दो। जिनकी इंडिविजुअल वैल्यू नहीं पता, कंबाइंड वैल्यू पता है, तो जिन जिन की कंबाइंड वैल्यू है उनमें से जिसका हाईएस्ट रेट ऑफ टैक्स था वो यहां पर अप्लाई कर दिया जाएगा। और एक नोट के तौर पर एट द एंड आपको बताया जा रहा है क्या भला, कुछ एक्सेसरीज, पार्ट्स वगैरह एटसेट्रा कंपलसरीली सप्लाइड होते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं। 2 बातें आ गई, कंपलसरी है और फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। जैसे कोई आप जानवर खरीदते हैं और उस जानवर का कोई छोटा बच्चा है, बेबी है, तो वो कंपलसरीली साथ में आएगा, लेकिन उसके अलग से पैसे नहीं देने होते हैं, तो उसे उस मेन पशु के साथ ही क्लासीफाई किया जाता है। तो बोलते हैं कंपलसरीली सप्लाइड along with the main article, और
एंड लिखेंगे यहाँ पे, एंड नो सेपरेट चार्जेस फॉर सच सप्लाई। अलग से कोई पैसा भी नहीं है, फ्री में है। एक तो कंपलसरी है और दूसरा वो फ्री में है, दोनों बातें पूरी होती हैं तो इसे फिर मेन आर्टिकल के साथ ही हम लोग क्लासीफाई करके चलते हैं, उसका अलग से कोई वैल्यूएशन नहीं किया जाता है। राइट बेबी? यस सर। आगे आता है आपका सेक्शन नंबर 20। इसमें बोलते हैं री इंपोर्टेशन ऑफ गुड्स। क्या रे? री इंपोर्टेशन ऑफ गुड्स की बात करते हैं। इसमें सबसे पहली बात मैं आपको बताऊं, जैसे मान लीजिए ये हमारा यहाँ पर भाई साहब हिंदुस्तान हो गया, ठीक है, और ये इंडिया के बाहर की पोजीशन हो गई। कोई गुड्स, मान लो यामाहा RX 100 एक बाइक है, ठीक है, तो वो बाइक, नई बाइक यहाँ से अमेरिका चली जाती है, तमाम प्रकार के एक्सपोर्ट बेनिफिट्स वगैरह क्लेम कर लिए गए होंगे और वो यूज्ड वापस इंडिया में लौट कर आती है, तो इसे एज ए फ्रेश इंपोर्ट की तरह हम ट्रीट करके चलते हैं और नॉर्मल तरीके से जो भी इसकी वैल्यू है उसके ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी लगाकर चलते हैं। पहली बात तो ये समझिए। दूसरा, लेकिन इसके अंदर कुछ एक रिलैक्सेशंस हमारे पास मौजूद है। क्या क्या है? अगर हमने इंपोर्ट किया है फॉर रिपेयर्स, फॉर रिपेयर के लिए इंपोर्ट किया है, ठीक है, या फिर हमने भाई साहब अपना गुड्स इंपोर्ट किया है आफ्टर रिपेयर, हमने अपना गुड्स इंपोर्ट किया है आफ्टर रिपेयर, फॉर रिपेयर आया है तो मतलब रिपेयरिंग एक्टिविटी इंडिया में हो रही है, और आफ्टर रिपेयर इंपोर्ट किया है तो रिपेयरिंग एक्टिविटी आउटसाइड इंडिया करी जा रही है। और एक होता है आपका इंपोर्ट किया है हमने आफ्टर रिजेक्शन, इवन री इंपोर्ट वर्ड बोलते हैं। री इंपोर्ट वर्ड से ऐसे प्रतीत होता है जैसे कि ये गुड्स अपना यहीं से गया था। री इंपोर्ट का मतलब दोबारा इंपोर्ट से नहीं है, री इंपोर्ट का मतलब होता है कि ये फर्स्ट ऑफ ऑल इंडिया से गया था, अब लौट के ये आ रहा है। पहले बात करते हैं री इंपोर्ट फॉर रिपेयरिंग के लिए, कि यहाँ से मान लीजिए टाटा मोटर्स ने अपनी जो कार है, टाटा नैनो कार है भाई साहब, वो इंडिया के बाहर भेज दी, मतलब बेच दी। मतलब जब बेची होगी तो टाटा ने तमाम प्रकार के जो एक्सपोर्ट बेनिफिट्स हैं वो अपने क्लेम कर लिए होंगे नॉर्मल तरीके से। अब कारों में कोई टेक्निकल फॉल्ट आ जाता है और कार रिपेयरिंग के लिए इंडिया में आती है, और हमें पता है कि ये इंडिया में लौट के आई, लेकिन ये वापस जरूर जाना है इसको, कस्टमर की कार है भाई, हम कैसे रख सकते हैं। तो ये जो टेम्प्रेरी इंपोर्ट किया गया है यहाँ पर आकर नैनो का, तो इसमें बोल रहे हैं कि भाई इस पॉइंट पर आप इसे इंपोर्ट फॉर रिपेयरिंग हुई है, आप ड्यूटी चार्ज ना करो, क्योंकि ये इंडिया अब इसका फाइनल डेस्टिनेशन नहीं है, ये कार यहाँ से वापस चली जाएगी, और तो इसलिए आप इस पॉइंट पे ड्यूटी ना लें। इसी के बारे में क्या बोलते हैं सुनिए जरा। तो जनरल प्रोविजन तो अपने यही हो गया कि ये वेयर एनी गुड्स एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया, जैसे RX 100 बाइक का एग्जांपल लिया, एंड लेटर ऑन री इंपोर्ट हो रही है, देन जनरली सच इंपोर्ट शैल बी ट्रीटेड एज फ्रेश इंपोर्ट की तरह ट्रीट किया जाएगा। नॉर्मल तरीके से जो भी उसकी फुल वैल्यू, यानी कि जो भी वैल्यू रहेगी, जो भी वैल्यू निकल कर आएगी उसकी, उस पूरी वैल्यू के ऊपर उसको यहाँ पर अपना ड्यूटी भरनी पड़ेगी। स्पेशल प्रोविजन है सब्जेक्ट टू सेक्शन 25B को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर बोला जाता है क्या भला, री इंपोर्ट फॉर रिपेयर। अच्छा, री इंपोर्ट फॉर रिपेयरिंग है नैनो, गुड्स एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया, री इंपोर्ट फॉर रिपेयर, ओके हेलो इधर, री इंपोर्ट फॉर रिपेयर विद इन 3 ईयर एंड री एक्सपोर्ट कर दिया विद इन 6 मंथ। बॉन्ड एग्जीक्यूट कर देते हैं, इंपोर्ट ड्यूटी नहीं भरनी पड़ेगी। भैया हम भरोसा दिलाते हैं, वापस ले जाएंगे 6 महीने के अंदर वापस कर देंगे, भरोसा नहीं तो हमसे बॉन्ड ले लो यार, क्या दिक्कत है। पर अब इस मूवमेंट पर हमसे आप ड्यूटी की डिमांड बिल्कुल भी ना करके चलें। ये प्रोविजन तभी एप्लीकेबल होगा जब आपका गुड्स यहाँ पर जो लौट के आया है ये 3 बरस के भीतर लौट कर आया हो। ये लिमिट आपकी अलग अलग पोजीशन में अलग अलग कर दी जाती है। नेपाल भूटान के लिए 10 साल बोल देते हैं, स्पेसिफाइड गुड्स के लिए लिमिट ये 7 साल है। जो यहाँ पर हम 3 साल बोल रहे हैं, 3 साल के लिए आना चाहिए। अगर नेपाल भूटान की बात करोगे तो यही लिमिट 10 साल की है, और स्पेसिफाइड गुड्स के लिए लिमिट आपकी ये 7 बरस की यहाँ पर दे दी जाती है। राइट बेबी? या अगला पॉइंट आता है आपका कि भाई आपका गुड्स इंडिया से मटीज कार थी, इंडिया से गई साउथ कोरिया जाती है और वहां से लौटकर अब वो रिपेयरिंग कराकर लौट रही है इंडिया के बाहर से। जब वो रिपेयरिंग करा के लौट रही तो यहां पर बोलते हैं कि इसकी जो फेयर कॉस्ट है, एक्चुअल की बात नहीं कर, एक्चुअल में भी
उसमें दिक्कतें होती हैं, डिस्प्यूट हो सकते हैं। फ्री वारंटी रिप्लेसमेंट में भी जा सकती है। तो एक्चुअल में क्या कॉस्ट आई उससे घंटा फर्क नहीं पड़ता, उसकी जो फेयर कॉस्ट है। सर मान लीजिए अगर फ्री मतलब वारंटी में ही होके आई हो, ठीक, चार्ज कुछ हुई ना, हमें फर्क नहीं पड़ता, हम फेयर कॉस्ट पकड़ेंगे ही पकड़ेंगे। फेयर कॉस्ट ऑफ रिपेयर यहाँ आ जाएगी, प्लस उसका जो इंश्योरेंस है एंड उसका जो फ्रेट है, और वो भी बोथ साइड का है, उसको यहाँ पर पकड़ लिया जाएगा। उसके बाद में जो भी आएगा उसके ऊपर हम लोग इंपोर्ट ड्यूटी की बातें अपनी करके चलेंगे, ऐसे मालिक बोल दिया जाता है। क्या लिखते हैं, कहते हैं यहां पर आकर भाई साहब रीइंपोर्ट कर रहे हैं आफ्टर रिपेयर। मटीज कार का एग्जांपल है, गुड्स एक्सपोर्टेड। हाँ, गुड्स एक्सपोर्ट किया था भाई साहब फ्रॉम इंडिया टू आउटसाइड इंडिया फॉर रिपेयर, आफ्टर दैट री-import, then such re-import liable to duty as fair cost of repair plus both side expenses. But repair should be repair, not manufacture. रिपेयरिंग तक सीमित होनी चाहिए। उंगली पकड़ के है तो उंगली पकड़े, कलाई ना पकड़े, ठीक है। बोथ साइड एक्सपेंस मतलब जो भी आपकी कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है प्लस कॉस्ट ऑफ आपकी इंश्योरेंस है, ये दोनों साइड का, बोथ साइड का यहाँ पर काउंट किया जाएगा। अच्छा ठीक है, उसके हिसाब से हम बात करके चलेंगे। टाइम लिमिट क्या है इसकी, टाइम लिमिट है 5 साल और 2 साल। भूटान के लिए 7 साल प्लस 3 साल की लिमिट यहाँ पर दी गई है। अच्छा ठीक है जी। अगला पॉइंट है री इम्पोर्ट आफ्टर रिजेक्शन। सपोज कीजिए क्यूमिन सीड्स यानी कि जीरा जो होता है राजस्थान में ज़्यादा होता है, तभी बोलते हैं ऊँट के मुंह में जीरा, इसलिए ऊँट के मुंह में जीरा जाता है। ऊँट और जीरा दोनों राजस्थान में आपके पैदा होते हैं, बढ़िया वाले। तो भाई साहब आपका जीरा जो है वो यहाँ से गया था, क्यूमिन सीड्स आपकी यहाँ से बाहर गई थी, तो आपने जाते समय तमाम प्रकार के एक्सपोर्ट बेनिफिट्स जो होते हैं वो क्लेम कर लिए होंगे। अब वहाँ से रिजेक्ट होकर वापस आ जाता है, तो ऐसे केस के अंदर क्या होगा, क्या इससे ड्यूटी की डिमांड करी जाएगी? बोले ड्यूटी की डिमांड तो नहीं करी जाएगी, लेकिन जाते समय जो भी हमने आपको एक्सपोर्ट बेनिफिट दिए थे, इन एक्सपोर्ट बेनिफिट को हम विड्रॉ कर लेते हैं, यानी कि ये सारा का सारा टैक्स जो बनता था वो आपको यहाँ पर पे करना पड़ जाएगा, बिकॉज आपकी डील हो गई है कैंसिल। तो इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लेंगे, एक्सपोर्ट बेनिफिट जो दिए गए थे उनको वापस ले लिया जाएगा। क्या कहते हैं, री-इम्पोर्ट आफ्टर रिजेक्शन, क्यूमिन सीड्स का एग्जांपल है, गुड्स एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया। ओके बेबी, री-इम्पोर्ट ऑन रिजेक्शन, री-इम्पोर्ट ऑन रिजेक्शन विद इन कितने समय, 3 साल नहीं, ये से करके 5 ईयर प्लस 2 ईयर, और भूटान के लिए 7 ईयर प्लस 3 ईयर। ठीक है, इसे ठीक करेंगे। टू द सेम पर्सन, ये कोरिजेंडम दे रखा है मैंने, और वो मेरा अलग से सिंगल पेज का, कोरिजेंडम का ही पार्ट है बेसिकली, ठीक है। टू द सेम पर्सन देन सच री इम्पोर्ट शेल नॉट बी लाइबल टू ड्यूटी, हाउएवर ही नीड टू पे ऑल एक्सपोर्ट बेनिफिट्स क्लेम्स एट, जो कि आपने एक्सपोर्ट करते समय ले लिए थे, टैक्स टूक्स जो जमा नहीं कराए थे, अब वो आपको यहां पर विद इंटरेस्ट पे करने पड़ जाएंगे। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। अगला और आखिरी पॉइंट आता है आपका यहां पर बाबूजी, प्रोजेक्ट इंपोर्ट का। क्या बोलते हैं इसके अंदर आकर, देखिए, अगर मान लीजिए मुझे इंडिया के अंदर कोई बढ़िया वाला तगड़ा सा प्रोजेक्ट लगाना है, तो मैं क्या करता हूं, मुझे क्या करना पड़ेगा, इंडिया के बाहर से कुछ एक मशीनरीज मुझे इंपोर्ट करनी पड़ती हैं बाबूजी। अब जो मशीनरीज होती हैं इंडिया के बाहर से आती है, एक तो संख्या में बहुत ज़्यादा होती हैं, ये बहुत ज़्यादा संख्या में होती हैं, है ना। ऊपर से ये आपकी डिसमेंटल्ड फॉर्म में होती हैं, कुछ असेंबल्ड फॉर्म में होती हैं। तो एक तो चक्कर पड़ता है क्लासिफिकेशन का, कि कौन सी मशीन कहाँ पर किस तरह से क्लासिफाई की जा रही है। दूसरा पड़ता है इनके जो रेट ऑफ ड्यूटी है वो बहुत हैवी होता है। हमने सरकार को कहा, सरकार एक तो क्लासिफिकेशन की बड़ी समस्या आ रही है कि किसको कहाँ क्लासिफाई करके चले, एक रेट ऑफ ड्यूटी की है, सरकार ने दोनों को किया। क्लासिफिकेशन का सोल्यूशन उन्होंने दे दिया कि ठीक है हम इसका सिंगल क्लासिफिकेशन करके चलेंगे, सिंगल क्लासिफिकेशन। तो उन्होंने कस्टम टैरिफ एक्ट के अंदर एक हेडिंग ऐड कर दिया और उसको नाम दे दिया प्रोजेक्ट इंपोर्ट। जब इंडिया में कोई प्रोजेक्ट आप लगाओगे उसके तहत जो भी मशीनरीज आएंगी वो सभी एक सिंगल हेडिंग के अंदर ही आप ही क्लासीफाई करी जाएंगी, और सिंगल हेडिंग के अंदर उन्होंने रेट पकड़ा दिया 5% का, ऐसे करके। तो सरकार ने एक ही झटके में प्रोजेक्ट इंपोर्ट की हेडिंग क्रिएट करके उस पर 5% का रेट ऑफ ड्यूटी देके, हालांकि कुछ प्रोजेक्ट में 7.5% है, कुछ में वो 10% भी है, पर एक 5% को पकड़ लेते हैं हम, ठीक है। तो इस तरह से यहां समस्या का समाधान दे दिया गया था। यही था आपका प्रोजेक्ट इंपोर्ट। क्या बोलते हैं भला, वेयर एवर एनी इंडस्ट्रियल या सिमिलर प्रोजेक्ट इज गोइंग टू बी इंस्टॉल, हेलो और एन एग्जिस्टिंग यूनिट इज टू बी एक्सपेंडेड, अ नंबर ऑफ डिफरेंट मशीनरीज, रॉ मटेरियल, कौन सा रॉ मटेरियल, ना ये रॉ मटेरियल जो कैपिटलाइज किया जाएगा, रॉ मटेरियल कंपोनेंट जो भी हैं टू सेटअप अ प्लांट, मतलब कैपेक्स है, ये भी रॉ मटेरियल जो बोला जा रहा है ये भी कैपेक्स ही है। आर रिक्वायर्ड, all these machineries, raw materials, etc. are called project import. Since all these items covered under the different tariff subheadings and hence definitely classifiable at different rates of duty.
So, for assessing the goods to duty and to facilitate easy clearance of such goods, a new tariff heading at the flat rate 5% was framed to cover all imports required for a import project import या इंडस्ट्रियल प्लांट इन द शेड्यूल सो एंड सो। तो एक नया हेडिंग ऐड कर दिया गया। एलिजिबल प्रोजेक्ट कौन कौन से? लगभग सभी हैं। इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट हो, पावर प्रोजेक्ट हो, प्रोजेक्ट फॉर ऑयल और मिनरल एक्सप्लोरेशन हो यानी ऑयल रिग्स वगैरह हो, इरिगेशन प्रोजेक्ट हो, माइनिंग प्रोजेक्ट हो या अदर स्पेसिफाइड प्रोजेक्ट हो, सबके लिए ये काम करके चलता है। तो इस तरह से आपका ये चैप्टर यहां पर आकर बाबू मेरे कंप्लीट हो जाता है। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। सर ये कितने पेज में दे रखा है? 1 2 खत्म। ऐसे इसको लपेट देंगे हम, चिंता मत करिएगा, ठीक है। तो चले आगे। चलो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। आपसे कल फिर मिलता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। लगे रहो।